हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं आपकी वैष्णवी दीदी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 1। जैसा कि हमने अभी तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर ली है क्लास 12 की। साथ में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी विद वन शॉट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सारी सीरीज खत्म कर ली है। इसके साथ साथ मैंने हर एक चैप्टर के आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन वाला सेशन देखना हो तो उसके लिए भी मैंने वीडियो अपलोड करा है। और आज हम अपनी फिजिकल केमिस्ट्री की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहला चैप्टर जो क्लास 12 का है वो सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है वो पहला चैप्टर है और इजी तो ये बहुत होता ही है। फिजिकल केमिस्ट्री में तो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आज तो मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगी और साथ में आपको जो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है उसके बारे में भी बताऊंगी। तो ये सेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ में आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे और कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे, ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। और एक और चीज मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि आपके बाकी के एग्जाम भी चल रहे होंगे, तो ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी आपके एग्जाम चल रहे हैं या फिर होने वाले हैं, आप सारे एग्जाम जल्दी जल्दी से दीजिए और अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए। और स्टार्ट करते हैं फिर आज का यही वाला सेशन जिसमें हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। और आपको एक और बात मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि हम इसी सैटरडे को और साथ में संडे को, सैटरडे को तो आपकी जितनी भी केमिस्ट्री की मतलब क्लास 12 केमिस्ट्री की फुल रिवीजन मैं करवाऊंगी विद इन 1 डेज, वो भी कम से कम 4 to 5 आवर्स में मैं करवा रही होंगी। और साथ में संडे को मैं जो जितने भी आपके क्वेश्चन है, मतलब जितने क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर सकते हैं एक चैप्टर के, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। वो भी एक चैप्टर के नहीं, जितने चैप्टर है, जितने क्लास 12 की एनसीईआरटी में मेंशन है वो सारे चैप्टर के करवाऊंगी। और साथ में इसके साथ मैं जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के जो इन टेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो, और साथ में जो आपकी बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो दोनों करवाऊंगी, क्योंकि मोस्टली जो बोर्ड का पेपर आता है वो एनसीईआरटी से ही आता है। तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है मेनली फिजिकल केमिस्ट्री पे आपको मैं ज्यादा फोकस करने को कहूंगी, तो आप उस वाले क्वेश्चन को भी हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं आज ये सॉल्यूशन वाला चैप्टर। तो स्टार्ट करने से पहले अगेन कुछ 2 लाइनें हो जाए। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे गाए कैसे दिल ये छुपाए राम आएंगे, क्यों ना समझ ना पाए देख सबरी भी आए राम आएंगे। तो इसी के साथ राम जी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो आज मैंने फिर वही आपका सेम कंसेप्ट यूज करा है कि येलो से कम इंपॉर्टेंट लाइन है और जो ग्रीन है उससे थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। और बच्चों अभी आपके जो पेपर चल रहे होंगे उसमें आपको टेंशन होती होगी, लेकिन जब आप पेपर करने बैठो तो एकदम कामली बैठो, क्योंकि जितना ज्यादा आप माइंड को शांत रखोगे उतना ज्यादा चांसेस होंगे कि आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो वो आपके एकदम करेक्ट से जाए। तो घबराना नहीं है। जो पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हो बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ दो। और अगर एक आध क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आता है तो उस क्वेश्चन को ट्राई करो कि आप लास्ट में अटेम्प्ट करो। बीच में उस क्वेश्चन के बारे में आप सोच के अपना टाइम भी वेस्ट मत करो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ये होता है कि जब हमारा जो क्वेश्चन नहीं आता अगर वो हम लास्ट में अटेम्प्ट करें तो तब तक हमारे माइंड में इतनी पावर रहती है कि कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन के बारे में हमें पता लग जाता है और हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो डरने वाली बात नहीं है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है कि हम यहाँ पे यूज कर ब्रास लिखा हुआ है। अब ब्रास के बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं एक ब्रास था और एक ब्रॉन्ज था। तो इन्होंने ब्रास में तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर और जिंक। और आप मेरे को कमेंट में बताओ कि जो ब्रॉन्ज होता है वो किससे मिलता है, क्योंकि ब्रॉन्ज भी हमने पढ़ा हुआ है अपने पिछले लेक्चर में, जिसे मैं कह रही हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर अगला है यहाँ पे जर्मन सिल्वर। मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आपको जर्मन सिल्वर का फॉर्मूला बताया था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा दैट इज और कॉपर और जिंक और निकल से, इन 3 चीजों से मिलकर बनता है। अब ये ब्रॉन्ज का यहाँ पे भी मेंशन है कॉपर और टिन से मिलता है। अब 2D क्या होता है, अब पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। तो पार्ट्स पर मिलियन का कंसेप्ट वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बेसिक कंसेप्ट तो इतना तो समझा ही सकती हूँ। तो इसका बेसिक कंसेप्ट ये कहता है कि जो पार्ट्स पर मिलियन वाली चीज है वो ये होता है कि अगर मान लो एक बहुत बड़ा सा मैं समुद्र ले लूं और उस समुद्र के अंदर मतलब एक बहुत बड़ा सा सी है, अब उस समुद्र के अंदर क्या होगा कि सॉल्ट तो डिजोल्व होंगे ही, तो समुद्र के साइज के कंपैरिजन में मैं अगर उस सॉल्ट का साइज
मतलब एक सॉल्ट के दानों के उठाऊं और उसका साइज नापूं कि हाँ वो पूरे समुद्र में मतलब कितनी जगह घेर रहा है, तो वो चीज क्या होगी, एकदम नेग्लिजिएबल होगी ना, कि समुद्र तो इतना बड़ा है और वो जो हमारा पार्टिकल है, सॉल्ट का पार्टिकल है, वो एकदम छोटा सा है। तो ये वही चीज बताता है, पार्ट्स पर मिलियन, जैसे नाम सजेस्ट करता है कि पूरे मिलियन की पॉपुलेशन में से एक छोटा सा पार्ट वही ये है, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे पास ऑल ओवर जो हमारा सॉल्वेंट है वो बहुत ज्यादा है और उसके अंदर सॉल्यूट जो है वो एकदम नेग्लिजिबल है और है भी तो बहुत थोड़ा सा है। फिर ये लिखा हुआ है टूथ डीके हो जाएगा वाइल 1.5 पार्ट्स पर मिलियन causes the tooth to become mottled and high concentration of fluoride ions can be poisonous। अब ये वही कहते हैं कि अगर मान लो कि हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, जैसे कहते हैं ना एड में, आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, तो ये उसी नमक की बात कर रहा है कि अगर मान लो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं तो उस टूथपेस्ट के अंदर हम पूरे मतलब टूथपेस्ट तो अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसमें एकदम हल्का सा अगर फ्लोरीन डाल दे तो वो फ्लोरीन से अगर हम अपने दांत साफ करें तो वो हमारे लिए क्या होगी, पॉइजनस होती है। और इसका रीजन ये होगा कि फ्लोरीन जो होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसी वजह से ये कंफ्यूजन जो होगी वो दूर होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पॉइजनस होता है फ्लोरीन, लेकिन इन इंडिया जितने भी टूथपेस्ट बनते हैं उन सब में फ्लोरीन होता है, चाहे वो थोड़े अमाउंट में हो। बेशक से ये जो हमारी बाहर की कंट्री है जैसे यूनाइटेड स्टेट वगैरह, वहां पे तो इसे बैन कर दिया गया कि फ्लोरीन से टूथपेस्ट नहीं बनाना है, लेकिन इंडिया तो आप जानते ही हो वो चीज यूज करेगी जो हर जगह बंद होगी। तो हम तो फ्लोरीन का यूज करते ही है और हमारे दांत जब भी इतने मजबूत नहीं हो पाते, ये भी इसका मेन रीजन है। और उसके बाद ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने गन पाउडर का भी लिख दिया फॉर्मूला, और एक नई चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जिसमें मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि सोल्डर हो जाएगा। और ये सोल्डर जो होता है वो किससे मिलकर बना है, लेड और टिन से मिलकर बना है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको पता ही होगा, इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा कि जो अगर मैं सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ तो सॉल्यूशन जो होगा वो किन दो चीजों से बना होगा, तो सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर के बना है, वन इज योर सॉल्यूट एंड अदर इज योर सॉल्वेंट, राइट। इन दोनों चीजों से ही मिलकर के बना हुआ है। अब मैं ये कहती हूँ सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, किसी दो या दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। मैंने कहा सॉल्यूट से मिलकर के बना है और सॉल्वेंट से मिलकर के बना है, बढ़िया। फिर ये कहता है जनरली द सॉल्वेंट कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट होगा। लेकिन एक बात मैं फिर बता दूं, सॉल्यूशन उस चीज को भी मैं कहूंगी जिसमें हमारा इवन सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है बट सॉल्वेंट का अमाउंट एकदम थोड़ा सा है, उसको भी मैं सॉल्यूशन कहूंगी, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं कहूंगी। और हमेशा ये नहीं होता सॉल्वेंट की मात्रा हमेशा से ज्यादा होगी, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि सॉल्वेंट की मात्रा हमेशा से ज्यादा होती है। फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन नेम सजेस्ट कर रहा है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि कम से कम दो कंपोनेंट से बना है। और जरूरी नहीं है कि जो सॉल्यूशन होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, लेकिन अगर मैंने आगे मेंशन करा है कि ये बाइनरी है तो इसका मीन्स कि ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। फिर आगे मूव ऑन करेंगे, ये वाली जो टेबल यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है ये टू मच इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन तो आता ही है बोर्ड में, तो एक नंबर का आता है और साथ में आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है इस चैप्टर से। ये इस टेबल से क्वेश्चन, तो ये कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। जैसे मान लो मैं गैसियस सॉल्यूशन ले रही हूँ, गैसियस सॉल्यूशन का तो आपको पहले से ही पता होगा, मेन आपको सॉलिड या फिर लिक्विड का याद करना पड़ेगा, लिक्विड का भी आधा पता ही होगा। अब देखो गैसियस में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, जब मैंने बोल दिया गैसियस तो गैस मतलब मेन जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो मैं एज अ किसको यूज कर रही होंगी, गैस को यूज कर रही होंगी। और उसमें भी गैस को यहाँ पे देखो मैंने तीन तरीके से रिप्रेजेंट करा है, दैट इज और गैस इन गैस। अगर गैस इन गैस की बात बोले तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन, दैट इज गैस इन गैस। एंड देन मूव ऑन करेंगे तो लिक्विड इन गैस है, तो इसका मतलब क्या होगा कि लिक्विड जो होगा वो बहुत थोड़ा सा होगा लेकिन गैस कम अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बिल्कुल एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है। फिर आगे मूव ऑन करेंगे, यहाँ पे हम सॉलिड और गैस की बात करते हैं तो सॉलिड थोड़े अमाउंट में होगा और गैस जो होगा ज्यादा अमाउंट में होगा, तो नाइट्रोजन गैस के अमाउंट हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा ले रखी है। और कैम्फोर, जैसे कि कैम्फोर का मतलब क्या होता है, कपूर होता है, तो कपूर का एकदम थोड़ा सा अमाउंट ले रखा है। और नॉर्मली अगर आप मान लो इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहते हो तो नाइट्रोजन गैस तो वैसे आपके कुरकुरे चिप्स के पैकेट में के अंदर जो गैस भरी रहती है वो नाइट्रोजन गैस ही रहती है, लेकिन अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है तो आप नॉर्मली एक कैम्फोर को बाहर ऐसे ही रख दो, उसको कुछ भी नहीं करना आपको, और उस कैम्फोर को जस्ट लीव कर दो 2 से 3 दिन, आप देखना कि वो कैम्फोर एकदम गायब हो जाएगा। गायब होने का मतलब क्या था, जो हमारा सॉलिड था वो गैस के साथ, मतलब जो भी सराउंडिंग में गैस था उसके साथ वो अच्छे से क्या हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है, यही इसका मेन रीजन होगा। फिर अगला है लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा, दैट इज गैस इन लिक्विड। अब गैस का अमाउंट क्या एकदम थोड़ा सा है और लिक्विड का अमाउंट क्या है, अगेन क्या है, ज्यादा है, तो इसमें ऑक्सीजन का मैं यहाँ पे गैस ले रही हूँ जो कि थोड़ा सा अमाउंट है और उसको किसमें मिक्स कर रही हूँ, वाटर के अंदर मिक्स कर रही हूँ, दैट इज योर लिक्विड। फिर लिक्विड इन लिक्विड है। इथेनॉल जो होता है, इथेनॉल का सॉल्यूशन जो होता है वो मेनली गैस में भी प्रेजेंट होता है और लिक्विड में भी होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे स्पेशली किसमें लिया है, लिक्विड में लिया है। और वाटर तो है ही। फिर अगला हो जाएगा जब ग्लूकोज को हम डिजोल्व कर देते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, सॉलिड इन लिक्विड, या फिर हम यहाँ पे ग्लूकोज लिख रहे हैं या फिर अगर शुगर इन वाटर लिखते हैं तो वो भी लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। फिर अगला हो जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन, दैट इज गैस इन सॉलिड। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं हाइड्रोजन गैस को किसके अंदर, एक सॉलिड
कंसंट्रेट जो कि पैलेडियम है। पैलेडियम ध्यान रखना ज्यादातर 99.9 केसेस में पैलेडियम जो होता है वो आपको सॉलिड ही मिलता है। और पैलेडियम और प्लेटिनम की कहानी तो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ी थी। एक बार मैं फिर आपको रिमाइंड करवा दूं कि अगर मान लो पैलेडियम एक ऐसा कंपाउंड है कि अगर यहाँ पे जो लिगेंड है वो अगर मतलब टोटल 4 लिगेंड ले रखी हो तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2 होगा, और ये फिक्स है। और अगर मैं यहाँ पे प्लेटिनम भी ले लूं और इसका भी ऐसे कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सेम बनाओ तो इसका भी कितना होगा, +2 होगा। बस ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो हमेशा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चला जाता है, +4 चला जाता है। ये चीज जो होगी वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह से रिलेटेड वो पैलेडियम प्लेटिनम इन सब चीजों से ही पूछ लेते हैं। और बच्चे सोचते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मेरे को पता नहीं है तो फिर मैं कैसे निकाल लूंगा। फिर अगला हो जाएगा एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे क्वालिटेटिवली। तो हम किसी भी सॉल्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिवली कितना है वो और उसकी क्वालिटी क्या है। अगर ज्यादा अच्छी क्वालिटी है तो वो चीज महंगी होगी, ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है तो चीज सस्ती होगी। सिंपल सा है, लॉजिक है। फिर अगला इन्होंने बोला क्वालिटेटिवली वी कैन से दैट सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। सॉल्यूशन जो होता है एकदम डाइल्यूट होता है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ये होगा जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। मास परसेंटेज जो होता है वो मोस्ट ऑफ द बच्चों को सब समझ आता है। मेन दिक्कत आती है जैसे अभी हम आगे बढ़ेंगे जहाँ पे दिक्कत आती है मैं वो भी बताऊंगी आपको। तो मास परसेंटेज जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है मास दैट इज और मतलब मेन इंपॉर्टेंट डोमिनेंस में मेरे को किसको रखना है, मास को रखना है। तो इसलिए मैंने वेट ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन जो कि ऊपर प्रेजेंट है और नीचे टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। कंपोनेंट इन द सेंस इनका कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे टॉकिंग कर रही हूँ किसके बारे में, सॉल्यूट के बारे में टॉकिंग कर रही हूँ। तो ध्यान रखना कि कंपोनेंट से ये मतलब नहीं कि आप सॉल्वेंट का मास लिख रहे हो, नहीं। कंपोनेंट से मतलब है कि आप जो भी सॉल्यूट अमाउंट ले रहे हो वही होगा। और इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझाया। फिर अगला बढ़ेंगे दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी बस आपको मास की जगह पे क्या करना है, वॉल्यूम करना है। अगर मैंने वॉल्यूम परसेंटेज बोला तो ऊपर नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। अगर मैंने मास परसेंटेज बोला तो ऊपर नीचे क्या होगा, मास आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। फिर आगे मूव ऑन करेंगे। फिर ये कहते हैं फॉर एग्जाम्पल 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन दैट इज योर इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का आप फॉर्मूला मेरे को कमेंट में बताओ। चलो एक बार मैं भी बता देती हूँ अगर आप जान चुके हो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है C2H6O2 और इसका स्ट्रक्चर हमने कहाँ पे पढ़ा हुआ है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन is used in cars for cooling the engine at this concentration the antifreeze lowers the freezing point of the water to इतना। अब ये कहता है कि अगर मैं एंटीफ्रीज सॉल्यूशन की बात करूँ तो एंटीफ्रीज सॉल्यूशन अब देखो मैं ये पूरी स्टोरी पे बेस्ड है। ये इन्होंने एनसीईआरटी में सिर्फ 4 लाइनें लिखी है और इस 4 लाइनों में ही पूरी स्टोरी लिखी हुई है। अब स्टोरी कैसे लिखी हुई है, मान लो मेरे पास क्या थी, अब मैं गई शिमला, ठीक है, शिमला गई, वहां पे मैंने अपनी ही गाड़ी ली, मतलब किसी मतलब भाड़े पे ली या फिर किसी से मांगी कि भाई तू मेरे को गाड़ी दे दे 4 पहिए वाली। उसने दे दी मेरे को गाड़ी। अब गाड़ी दी तो उसमें दिक्कत क्या हुई कि वहां पे टेम्परेचर था कम, मैं ठंड में गई, एकदम स्नोफॉल हो रही थी। अब वहां पे था टेम्परेचर कम और मेरा इंजन के अंदर जो ऑयल था वो जम गया। इतना ज्यादा टेम्परेचर वहां पे कम था कि वो चीज जम गई। अब मैं उसको नॉर्मल फॉर्म में कि हाँ मेरा जो इंजन में ऑयल है वो यूज हो सके, मेरा इंजन जो है वो गर्म हो सके, इतना तो आपको पता होगा कि इंजन जब गर्म होता है जब भी हमारी गाड़ी मूव ऑन करती है। तो इसलिए अब मैं उसके लिए क्या यूज करूंगी, एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन डालूंगी। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का काम क्या होता है कि मान लो अगर मैंने एंटी फ्रीज सॉल्यूशन नहीं डाला रहता अपने ही उसी इंजन ऑयल में तो मेरी गाड़ी नहीं चल पाती। क्यों? क्योंकि एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का काम क्या था कि जो मेरा मतलब मान लो कि मेरा पहले जो मेरा तेल था, जो मेरा ऑयल था वो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे एकदम जम जाता था बिना एंटी फ्रीज सॉल्यूशन के। लेकिन अब एंटी फ्रीज सॉल्यूशन की वजह से क्या होगा कि अगर मान लो जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है -17.6 डिग्री सेल्सियस पे भी वो वर्क कर रहा होगा। इसका मतलब यही हुआ कि अगर वो -17.6 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहा है तो अब क्या हुआ कि पहले वो 0 पे ही क्या हो रहा था, फ्रीज हो रहा था, लेकिन अब उसका टेम्परेचर कहाँ चला गया, नीचे चला गया। जब नीचे चला गया तो मेरे लिए तो इफेक्टिव हो गया ना कि चाहे टेम्परेचर कम हो जाए लेकिन मेरा ऑयल जो होगा वो जमेगा नहीं। तो इस जगह पे ये मेनली यूज होता है। बच्चे मेनली 4 लाइनों का नहीं मतलब समझ पाते, इसका मतलब सिंपल है, ये है। और मेडिसिन और फार्मेसी तो इजी सा है। फिर ट्रेस क्वांटिटीज हो जाएगी, पार्ट्स पर मिलियन मैंने आपको बता दिया। वही चीज इन्होंने लिखा होगा कि पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, लेकिन ध्यान रखना कि इसका जो मैं कंपोनेंट ले रही हूँ वो नॉर्मल सॉल्यूट से एकदम थोड़ा सा कंपोनेंट होगा और जो मैं उसका सॉल्यूशन ले रही हूँ वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। सॉल्यूशन में मेनली चीज क्या डोमिनेट कर रही होगी, आपकी सॉल्वेंट वाली चीज डोमिनेट कर रही होगी। फिर अगला हो जाता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। अब ये मोल्स ऑफ द कंपोनेंट में अब वो आपका मोल चाहे वो सॉल्यूट का भी हो सकता है या फिर सॉल्वेंट का भी हो सकता है, इट डिपेंड कि आपने कौन सा ले रखा है। फिर ये कहते हैं कि मोल फ्रैक्शन इट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर विद कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये कहते हैं कि
मोल फ्रैक्शन जैसी चीज होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और अभी हम आगे जब अपने कंसेप्ट को पढ़ रहे होंगे तो वहां पे भी पढ़ेंगे कि जो वेपर प्रेशर होता है, अब उस वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कंपैरिजन करेंगे। और बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी इस पे रूल दिया था कि वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में मतलब किस तरीके से रिलेशन होता है, किस तरीके से ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं, ये आगे पढ़ेंगे। यही चीजें इन्होंने लिखा है कि अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात कर रही हूँ तो वेपर प्रेशर भी मेरे को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन की मैं सीरीज लेके आऊंगी, उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, सो डोंट वरी। फिर अगला इन्होंने बोले मोलैरिटी, तो मोलैरिटी क्या होता है, दैट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये कॉमन फॉर्मूला है और ये तो आपने 8th या 6th क्लास में आई थिंक पढ़ा होगा। फिर मूव ऑन करेंगे। फिर मोलैलिटी, ये वाला भी आपने बहुत कॉमन फॉर्मूला है। इसके नीचे जो ग्रीन वाली लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑन मास परसेंटेज पार्ट्स पर मिलियन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी आर इंडिपेंडेंट of temperature, whereas molarity is the function of temperature. This is because volume depends on temperature and the mass does not. अब ये कहते हैं, देखो अब ये इन्होंने पहले तो बहुत सारे एग्जांपल दे दिए कि पार्ट्स पर मिलियन है, मोल फ्रैक्शन है, मोलैलिटी है, तो इतने सारे मतलब एग्जांपल के साथ आपको जाना नहीं है, आपको कहाँ पे जाना है, whereas वाले पे जाना है। देखो तो मोलैरिटी जो होता है, मोलैरिटी के अंदर मतलब मोलैरिटी जो होता है वो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और जबकि मास पार्ट्स पर मिलियन मोल फ्रैक्शन जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। आप ऐसे करके याद कर सकते हो। मैंने भी अपने टाइम में बिल्कुल इसको याद करा था क्योंकि मेरे को कंफ्यूजन होती थी, तो मैंने ऐसे याद करा था कि मोलैरिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी टेम्परेचर ये जो है वो टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। जब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो मतलब जिस भी चीज में वॉल्यूम का कंसेप्ट आएगा ना, उस वाली चीज में ये चीज होगी वो टेम्परेचर पे क्या कर रहा होगा, डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने याद करा था, मतलब ये पूरा फॉर्मूला याद कर लिया और बाकी की जितनी चीज रिमेनिंग रह गई वो तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। फिर मूव ऑन करेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि घुलने की क्षमता कितनी है, दैट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज अ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब किसी भी अगर मैं सॉल्यूशन को बना रही हूँ तो कोई सॉल्यूशन जैसे सॉल्ट को डिसॉल्व करूंगी तो तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर मैं सॉइल को डिसॉल्व कर दूं अपने वाटर के अंदर तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम होने के बाद भी वो क्या क्रिएट कर देगा, योर सस्पेंशन। और जो कोलिजन वाले जितने भी चीज थी वो हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते थे, जो कि चैप्टर डिलीट कर दिया गया। फिर इन्होंने बोला एप्लीकेबल व्हेन इट्स बिहेव्स आइडली लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये एक्चुअली आइडली गैस कंडीशन दी है और ये आपको पता होना चाहिए कि आइडल गैस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, हमारा प्रेशर जो होगा वो लो होना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर जो होता है वो हाई होना चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आप पेपर में भूल जाओ कि प्रेशर लो था और टेम्परेचर कैसा था, तो हमेशा ध्यान रखना वाइस वर्सा, अगर मैंने कम प्रेशर लिया है तो इसका मतलब क्या होगा, वो हाई टेम्परेचर होगा। तो ये मेनली कंडीशन है और ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब में। फिर आगे मूव ऑन करेंगे। फिर ये कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज its maximum amount that can be dissolved in the specified amount of the solvent at the specified temperature depends upon the nature of the solute and solvent as well as the temperature and the pressure। यानी कोई भी चीज अगर डिसॉल्व हो रही है वो हमारे सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, और साथ में आपके किस पे, प्रेशर पे भी डिपेंड करती है कि प्रेशर में कितना लगा रही हो। अब ये कहते हैं, अब सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे होंगे, हम ऐसे करके एक एक करके सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, दैट इज और सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रहे होंगे, लिक्विड इन लिक्विड पढ़ रहे होंगे एंड लिक्विड इन गैस भी पढ़ रहे होंगे। तो ये कहते हैं ऑन द अदर हैंड अगर मैं देखूं कि नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, ये नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर तो आपको थोड़ा बहुत याद ही होगा, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो अब याद करने मत बैठना, उससे कोई दिक्कत होगी नहीं। जिसमें ये देखो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कहीं ना कहीं ऐसे करके हम इसका बनाते हैं, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरीके से दिखता है, दैट इज और नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर। और एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर में यही ये जो नॉर्मली हमने नेफ्थलीन बनाया उसी में एक तीसरी चेन ऐड कर देंगे तो आपका एंथ्रासीन बन जाएगा। तो ये कहते हैं ये तो डिसॉल्व हो जाते हैं सोडियम क्लोराइड के अंदर एंड शुगर डू नॉट। ये कहते हैं कि ये नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन जो होता है वो तो बेंजीन के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड जो होता है या फिर शुगर जो होता है वो बेंजीन के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था अपने 11th क्लास में, दैट इज और लाइक डिसॉल्व लाइक। और कमेंट करके मेरे को बताओ कि लाइक डिसॉल्व लाइक जो था वो किस साइंटिस्ट की थ्योरी थी। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन द पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट इन जनरल। मतलब ये वही कहता है कि जो पोलर है वो पोलर में डिसॉल्व होगा और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। अब मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आपका उठता है कि प्रोटिक सॉल्वेंट और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता था। मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में बताया था, अब मेरे को आप कमेंट करके एक्सप्लेन करो कि प्रोटिक सॉल्वेंट और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है और इसके एग्जाम्पल क्या होता है। अब अगला पढ़ेंगे डिसोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, ये भी मेलियो डिफाइन के मतलब मोटो में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब ये कहते हैं व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट सम सॉल्यूट डिसॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज इन द सॉल्यूशन। यानी कि अगर मान लो मैं किसी भी सॉलिड सॉल्यूट को पहले मैंने 1 चम्मच डाला एक गिलास के अंदर, फिर मैं और चम्मच से डालती जा रही हूँ तो क्या होगा, मेरा जो सॉल्यूशन था वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। इसी को हम क्या कह देते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं। सम सॉलिड पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड विद सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन। दिस प्रोसेस
प्रोसेस इज नॉन एज क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि अब ये कहते हैं कि एक ऐसा मोमेंट आएगा जब मैं सारे पार्टिकल को उसमें डिसॉल्व कर चुकी हूँ और जो मेरा पार्टिकल है वो इकट्ठा हो चुका है, और अब उसी पार्टिकल को मैं उस पूरे सॉल्यूशन से जब निकालूंगी ना, जब बाहर की तरफ मूव करूंगी, तो जो चीज मेरा बाहर निकल के आएगा उसे को मैं क्या कह देती हूँ, क्रिस्टलाइजेशन कह देती हूँ। अगर मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करूँ तो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये सारी चीजें आपने नॉर्मली पढ़ी होगी। फिर इन्होंने बोला सच अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी मतलब हद हो गई, लास्ट मोमेंट, मतलब मैंने लास्ट चम्मच डाल दिया और अब जो लास्ट चम्मच डाला है अपने सॉल्यूट का, अब उससे ज्यादा वो सॉल्यूशन जो होगा मेरा झेल नहीं सकता। अब अगर मैं और ज्यादा ऐड करूं तो डिसॉल्व नहीं होगा, तो उसी को हम क्या देते हैं, इसी को हम क्या कह देते हैं, आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह देते हैं। फिर आगे मूव करेंगे ऐसे करके ही, फिर अगला सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर अगला यहाँ पे लिखा हुआ है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यहाँ पे एक वर्ड यूज करा हुआ है। आई थिंक ये वाला पैराग्राफ तो आपको समझ आ गया होगा, और इसमें आपको मेरे हिसाब से आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैंने ये भी चीज मेंशन की हुई है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, जिसका एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है सैचुरेशन सॉल्यूशन। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो सैचुरेशन सॉल्यूशन से ही रिलेटेड है। यानी डायनेमिक इक्विलिब्रियम की मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि वो चीज जो है वो मेरी एक पर्टिकुलर स्टेज पे आ गई। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तो बात कर चुके हैं, अब सैचुरेटेड के साथ यहाँ पे अनसैचुरेटेड भी इन्होंने मेंशन करा हुआ है, जिसमें यहाँ पे लिखते हैं एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट द सेम टेम्परेचर। मतलब एक ही टेम्परेचर पे जिसमें मैं और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकती हूँ, वो चीज होगी वो अनसैचुरेटेड हो जाएगी, जो कि सैचुरेटेड की क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे प्रेशर के साथ, हमारे जो भी सॉल्यूशन है उसके साथ, तो हम यहाँ पे ली प्रिंसिपल की तरह ही बात कर रहे हैं। ये कहते हैं इन जनरल इफ इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन द डिसॉल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, दैट इज डेल्टा एच सॉल्यूशन हो जाएगा। द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, एंड इफ एक्सोथर्मिक then delta H solution the solubility should decrease. this trend are also observed experimentally। अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें तो ये ट्रेंड देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी देख भी रहे हैं, तो किसी भी सॉलिड का किसके अंदर देख रहे होंगे, लिक्विड के अंदर देख रहे हैं। तो अब आपको पता होगा कि जो हमारा सॉल्युबिलिटी देखते हैं हम कभी भी किसी सॉलिड का लिक्विड के अंदर, तो यही होता है ना कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, उसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो ये वही है कि अगर मान लो कि मैं सॉल्युबिलिटी को बढ़ा रही हूँ, मतलब सॉल्युबिलिटी जो होता है, अब इन्होंने कहा है कि अगर मैं एंडोथर्मिक प्रोसेस ले रही हूँ, क्योंकि हमारे दो तरीके के प्रोसेस होता है, एक एंडोथर्मिक होता है और एक एक्सोथर्मिक होता है। तो अगर मैं एंडोथर्मिक ले रही हूँ तो उस केस में सॉल्युबिलिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, लेकिन यही एक्सोथर्मिक ले रही हूँ तो सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ये ध्यान रखना कि हम यहाँ पे किसको डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉलिड को किसके अंदर डिसॉल्व कर रहे होंगे, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे होंगे। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन द लिक्विड। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जब भी मैं सॉलिड को किसके अंदर डिसॉल्व कर रही होती है, लिक्विड के अंदर। इट इज सो बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल एंड पार्शियली रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंजेस इन द प्रेशर। अब ये वही कहता है कि मतलब मान लो कि जो मेरा प्रेशर है वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा अगर मैं किसी भी सॉलिड को किसके अंदर डिसॉल्व कर रही होंगी, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रही होंगी। और जो सॉलिड, रीजन ये है कि जो सॉलिड होता है वो आसानी से लिक्विड के अंदर क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। इनकम्प्रेसिबल दोनों ही एक तरीके से क्या हो जाता है, इनकम्प्रेस हो जाते हैं, इसलिए ये अनअफेक्टेड रहेंगे जो भी हम प्रेशर के अंदर चेंज लेके आएंगे। फिर उन्होंने बोला सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होता है वो किसके अंदर हो जाता है, लिक्विड के अंदर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द प्रेशर। जो सॉल्युबिलिटी होती है वो गैसेस की वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, किसके साथ, प्रेशर के साथ। फिर ये कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने आपको बताया था, दैट इज अंडर दीज कंडीशन रेट ऑफ गैसेस पार्टिकल एंटरिंग एंड लिविंग द सॉल्यूशन फेज इज सेम। यानी ये कहते हैं कि जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाता है तो मतलब इसका कहने का मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या था कि जो भी हमारा मतलब सॉल्यूशन था उसके अंदर जितने भी मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकते हैं। तो जब ये कंडीशन वापस से आ जाती है तो मतलब एक ऐसा पॉइंट आता है जब मतलब जितनी चीजें एंटर कर रही है उतनी ही तेजी से वो चीजें बाहर निकलेगी। तो इसी वाले प्रोसेस को ये कह रहे हैं कि जितने अंदर जा रहे पार्टिकल और जितने बाहर निकल रहे हैं वो बिल्कुल सेम उससे निकल रहे होंगे, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रेशर के। अब ये देखो, अब हम मेनली गैस को डिसॉल्व करेंगे लिक्विड के अंदर। अभी हम इससे पहले क्या किए थे, सॉलिड को डिसॉल्व करे थे लिक्विड के अंदर। तो जब गैस को डिसॉल्व करेंगे किसी भी लिक्विड के अंदर, ऊपर से कंप्रेस करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मैंने प्रेशर क्या करा, इंक्रीज करा। तो ये वही कहते हैं कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करती हूँ तो मेरी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसी पे बेस्ड हमारा हेनरी लॉ है। हेनरी लॉ कहते हैं लॉ स्टेट दैट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, की टेम्परेचर तो मेरा फिक्स है, टेम्परेचर में कोई कम ज्यादा नहीं है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द लिक्विड और द सॉल्यूशन। जो हमारा पार्शियल प्रेशर होगा वो
बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो भी हमने ऊपर से प्रेशर लगाया उसके, और साथ में जो सॉल्युबिलिटी हो गई, दोनों जो होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। बच्चे जो होता है वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं हेनरीज लॉज और डेल्टन लॉ के इसमें। अभी तो यहाँ पे वो लाइन लिखी नहीं हुई है, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी तो वहां पे लिखा होगा कि डेल्टन लॉ जो होता है वो हेनरी लॉ से किस तरीके से, बस एक ही पॉइंट से वो डिफरेंट है, वो अभी हम आगे देखेंगे। ये कहता है कि डेल्टन लॉ क्या होता है, कंटेम्पररी ऑफ द हेनरी लॉ, थोड़ा बहुत हेनरी लॉ से ही मिलता है। वो भी यही कहता है इंडिपेंडेंटली दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड सॉल्यूशन इज द फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अब इसने भी प्रेशर के साथ ही बात की है, लेकिन डिफरेंस ये है इसके और उसके लॉ में कि इसने पार्शियल प्रेशर के साथ मतलब डायरेक्टली मॉलिक्यूलर मास को कंपैरिजन करा है, जबकि हेनरी लॉ ने जो है वो नॉर्मल, इसने भी पार्शियल प्रेशर के साथ ही करा था, लेकिन इसने लिक्विड का करा था किसके साथ, सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पे भी इसका जो मतलब ये दोनों पॉइंट आपको सेम सेम से लगेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड सॉल्यूशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी भी वो लाइन इन्होंने मेंशन नहीं की है कि किस तरीके से डिफरेंट है, तो आगे मूव करेंगे तो वहां पे आगे भी ये लाइन लिखी होगी, तब आप समझ लेना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, यानी मोल फ्रैक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पार्शियल प्रेशर के। अब ध्यान रखो कि अगर मैं पार्शियल प्रेशर जो होता है वो मेनली गैस का होता है, मतलब गैस जो है वो सराउंडिंग में जो भी हमारा कंटेनर है उसके सराउंडिंग में कितना प्रेशर लगा रहा है, या फिर जो आपस में जो मॉलिक्यूल है वो आपस में टकराने में कितना प्रेशर लगाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कह देते हैं। फिर ये कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अब इसी पे बेस्ड इन्होंने फॉर्मूला बना दिया। अब ये कहते हैं कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए इसने एक कांस्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया, क्योंकि ये हेनरी जो है वो डिफाइन करे, तो इसलिए हम इसे क्या कह देंगे, हेनरी लॉ का कांस्टेंट कह देंगे। फिर अगला बढ़ेंगे तो डिफरेंट गैसेस है डिफरेंट KH वैल्यूज हो जाएगा एट द सेम टेम्परेचर, दिस सजेस्ट दैट KH इज फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। यानी कि हमारा जो KH होता है वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH की वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो KH की वैल्यू घटेगी। तो ये वही कहते हैं कि जो KH की वैल्यू होती है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, और जिस तरह वो वेरी करता है वैसे ये भी वेरी करेगा, और अलग अलग गैसेस के लिए KH की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी, एक फिक्स वैल्यू होगी नहीं। फिर ये कहते हैं कि अब देखो KH के साथ मैंने पूरे यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल करा है। अभी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसके तो वहां पे आपको ये काम आ जाएगा कि किस तरह ये इनवर्सली चीज जो होती है वो हमारे काम की होती है। तो KH जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर की, KH जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की, जैसे मैंने अभी ऊपर भी बताया। KH जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सॉल्युबिलिटी के। तो हेनरी लॉ जो होता है वो एप्लीकेबल होता है किसके लिए, गैस एंड लिक्विड के लिए। ये चीज ऊपर ही मैंने आपको बता दी थी। फिर वैल्यू ऑफ द हेनरी लॉ ये आपको याद नहीं करना है, ये टेबल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इन्होंने टेम्परेचर, ये पूरा पैराग्राफ जो है ना जो मैंने आपको इतने छोटे में बताया वो यही चीज इस पूरे पैराग्राफ में बताते हैं। फिर आगे मूव ऑन करेंगे। फिर ये जितने भी पॉइंट है हेनरी लॉ से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये कहते हैं टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। अब क्या होता है, नॉर्मली जब हम कोई सा भी कोल्ड ड्रिंक लाते हैं और उसका ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से एक सरसराने की आवाज होती है। तो वो जो हमारा एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कभी भी जो हमारा बॉटल होता है उसको उसके अंदर जब हम जो भी हमारा लिक्विड है, जो भी सोडियम, जो भी सोडा है या फिर जो भी आपका कोक है, वो सब चीज डालते हैं तो उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, कंप्रेस कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं। और जैसे ही हम उसका ढक्कन खोलते हैं तो पहले तो थोड़ी सी आवाज आती है और आवाज के साथ थोड़ी सी स्मेल भी आती है, और जो भी झाग फिर बाहर निकल के आता है वो आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यही चीज आपने जो आपने इनो खाया होगा उसके साथ भी देखा होगा, ये वही चीज है। फिर आगे मूव ऑन करेंगे। फिर हम ये कहते हैं कि स्कूबा डाइवर जो होता है जो कि कोप करता है विद हाई कंसंट्रेशन। अब स्कूबा डाइवर की बात कर रहे हैं। अब डिजॉल्व गैसेज हो जाएगा while breathing air at high pressure underwater, increase pressure increase the solubility of the atmosphere gases in the blood. When the divers comes toward the surface the pressure gradually decreases, this releases the dissolved gases and leads through the formation of bubbles of nitrogen in the blood and the block the capillaries. अब देखो ये क्या कहता है कि जो हमारा नॉर्मली स्कूबा डाइवर होता है, मान लो कि ये हमारी क्या है, सी है। अब स्कूबा डाइवर क्या होता है, हम तो अगर हमारे जैसे लोग हो तो वो मेनली सरफेस पे ही स्विमिंग करेगा, लेकिन जो स्कूबा डाइवर होते हैं वो एकदम डीप द सी जाते हैं। बेशक से ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाए लेकिन वो डीप द सी जाते हैं। और जैसे जैसे हम नीचे, हमेशा ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट कि ये मान लो कि हमारा जो है ये लैंड का सरफेस है, जो ये मैं ब्लू से एकदम हाईलाइट कर रही हूँ, ये हमारा लैंड का सरफेस है और उसके ऊपर जो है वो एयर प्रेजेंट है आपकी जो नॉर्मली होता है, और जो नीचे है वो वाटर प्रेजेंट है। तो ये इसमें हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही ये बॉटम पे जाता है जो भी हमारा स्कूबा डाइवर है, जब नीचे जाएगा तो नीचे जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे ही हमारा क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जब हम ऊपर जितना ऊपर मूव करते हैं एयर के अंदर तो प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज करता है। ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान रखना।
रखना। ये कॉन्सेप्ट आपके 11th में जो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है वहां पे भी आपके काम आएगा। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसकी बॉडी पे क्या होगा, चारों डायरेक्शन से फोर्स लग रहा होगा। अब इतने फोर्स के साथ जब वो मतलब कोशिश करेगा कि मैं सरफेस पे आऊं, तो एकदम पहली बात तो वो जब ऊपर आएगा तो एकदम धीरे धीरे से आएगा, क्योंकि हुआ कि जैसे जैसे वो नीचे गया तो प्रेशर बढ़ता गया। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो जितनी भी सॉलिबिलिटी थी गैस की, अभी ऊपर पड़ी थी कि प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस की, तो सॉलिबिलिटी जो गैस की थी वो हमारे ब्लड के अंदर भी बढ़ गया। अब जैसे जैसे मैं ऊपर आऊंगी तो वही चीज जो मतलब जो भी गैस मेरे बॉडी के अंदर सॉल्युबल थी, अब वो गैस जो होगी वो मेरी बॉडी के थ्रू बाहर निकलेगी, और जैसे ही वो बॉडी के थ्रू बाहर निकलेगी तो मेरे ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजन होगा वो वहीं पे रहना चाहेगा और मेरे ब्लड को ब्लॉक कर देगा। और ब्लॉक करने की वजह से जो मेरा खून है उसके अंदर एक छोटे छोटे से ड्रॉपलेट फॉर्म होंगे। तो ये नॉर्मल उस केस में हो सकता है जब हमने ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं ले रखा हो। और किस तरह ऑक्सीजन सिलेंडर इस चीज से हमें बेनिफिट करेगा, तो वो ऐसे करता है कि जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर है वो 3-4 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। वो पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे लिखा होगा कि जो हमारा ऑक्सीजन टैंक है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, 11.7 गैस ऑफ हीलियम, 56.2 ऑफ नाइट्रोजन, 32.1 ऑफ द ऑक्सीजन। तो ये वही कहता है कि हमारा नाइट्रोजन जो है उसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा, फिर हीलियम है, फिर ऑक्सीजन। मतलब ये तीनों गैसेस ऐसे हैं। हीलियम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है तो इसके अंदर बहुत कम टेंडेंसी होगी कि ये जो हमारा सराउंडिंग है उस प्रेशर के साथ वो हमारी बॉडी के अंदर डिसॉल्व करे, तो ये तो अनडिसॉल्व रह जाएगा। जबकि नाइट्रोजन इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन का अमाउंट इसलिए ज्यादा ले रखा है क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो बाकी सारे ही एलिमेंट में, अगर हम ये भी देखें, एक डाटा हम पढ़ते थे मेनली जब हम छोटे थे सेकेंड ईयर, उसमें कि हमारे अर्थ के पास सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन है। तो इसी कारण से हम ये नाइट्रोजन ले जाते हैं और ऑक्सीजन की तो हमें रिक्वायरमेंट है ही। और ये तीनों गैसेज जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव, क्योंकि अगर ये रिएक्टिव हुए तो ये आपस में ही रिएक्ट कर लेंगे और मेरे को क्या ही बेनिफिट देंगे, इसलिए तीनों गैसेस आपस में नॉन रिएक्टिव होते हैं। और इस तरीके से वो फिर धीरे धीरे, एक तो पहली बार जब वो सरफेस पे आएगा तो एकदम धीरे धीरे आएगा क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा प्रेशर था, और जैसे वो अगर मान लो बहुत तेजी से ऊपर आ गया तो सारा प्रेशर उसकी बॉडी पे गया, तो जितने डिजोल्व गैसेस थे वो सारे के सारे बाहर निकलना चाहेंगे, और बाहर निकलना चाहेंगे तो उनके ब्लड के अंदर क्या होने लगेगी, ब्लॉकेज होने लगेगी। ब्लॉकेज की वजह से, नाइट्रोजन गैस की वजह से, और वो डाई भी कर सकता है क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर होता है। अब उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि पहले उसे एनॉक्सिया होगा। एनॉक्सिया उस केस में होगा कि जब वो नीचे था बॉटम पे और थोड़ा सा ही ऊपर आया, फिर उसने और कोशिश की कि हम और ऊपर आए वो भी इसी स्पीड के साथ, तो उसे एस्फिक्सिया भी हो गया और फिर उसके बाद उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब हाई एल्टीट्यूड वाला मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, ये भी वही कहते हैं, दिस लीड टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ द पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड ऑफ क्लाइंबर। लो ब्लड ऑक्सीजन causes climbers to become weak and unable to think clearly, symptoms such as anoxia। तो अब ये देखो, जो हाई एल्टीट्यूड वाला कंसेप्ट है वो ये कहता है कि अगर मान लो मैं ऊपर जाती हूँ, तो आपको मैंने बताया कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो ऊपर जाने पे कम होता है, और जब ऊपर जाने पे कम होगा तो मेरे को सांस लेने में तो दिक्कत होती है। तो अब सांस लेने में दिक्कत होती है तो जो मेरा बॉडी होगा वो ज्यादा से ज्यादा रेड ब्लड सेल बनाएगा, ताकि अब देखो जितना ज्यादा, अगर मान लो कि मेरा नॉर्मली बॉडी में ऐसे एज्यूम करो कि 2 रेड ब्लड सेल थे, लेकिन जब जैसे ही मैं ऊपर गई एकदम मतलब टॉप पे गई, तो मेरी बॉडी ने यही जो 2 ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता था, अब यही जो ब्लड है वो हमारा 4 ब्लड सेल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो पहली बात, ऑक्सीजन का अमाउंट तो बाहर ही कम है। ऑक्सीजन का मान लो कि सिर्फ 2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर घुसा, ठीक है, और उसमें भी ऐसा हुआ कि हमारे पास सिर्फ 2 ही मतलब लेने वाले, उसके पास हीमोग्लोबिन थे, हीमोग्लोबिन 2 थे, तो ये दिक्कत होगी ना। अब देखो, अगर यही 2 ऑक्सीजन को लेने वाले 4 हीमोग्लोबिन हो, तो अगर मान लो एक हीमोग्लोबिन नहीं भी अवेलेबल हो तब भी मैं ले लूंगी। तो इसलिए हमारी बॉडी जो होती है वो टेंडेंसी रखती है कि हमारे रेड ब्लड सेल जो है उसके नंबर को बढ़ा सके, और रेड ब्लड सेल का नंबर बढ़ेगा तो हम अपने आप ही क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। और नॉर्मली हम ये भी देखते हैं, आप एक ट्रिक अपनाना कि आप 1 महीने के लिए शिमला जाओ, और 1 महीने के बाद, मतलब शिमला 1 महीने पहले होके आओ, और फिर उस 1 महीने के बाद अपना जो आरबीसी है उसका अमाउंट चेक करवाओ, और जब गए थे उसका अमाउंट चेक करवाओ। तो जब आप गए थे और वहां पे पहुंचे थे तब आपका आरबीसी का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और वो कम होगा। और कोई कोई लोग जो नहीं चढ़ पाते तो उन्हें यही ज्यादा डिसीज हो जाता है, जिससे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनॉक्सिया होगा, पहले सांस लेने में दिक्कत होगी, फिर ये और बढ़ करके क्या हो जाएगा, एस्फिक्सिया, और फिर एट लास्ट उसकी डेथ हो जाएगी, फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा। दिस सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे कि देखेंगे हम, दिस सॉल्यूशन जो है वो कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। दिस सॉल्यूशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो अभी टेम्परेचर और इंक्रीज डिक्रीज वाला मैंने आपको ऊपर ही बताया था। फिर अगला हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है किस तरीके से हम बात करेंगे, अभी हम इस पॉइंट को पढ़ रहे हैं, अभी हम आगे फिर डिफरेंस भी देखेंगे कि रॉल्स लॉ जो है वो हेनरी लॉ से किस तरीके से डिफरेंट है। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि रॉल्स लॉ
विच स्टेट दैट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द वॉलेटाइल लिक्विड, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन किसके लिए, वो भी वॉलेटाइल लिक्विड के लिए, द पार्शियल प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। यही वाली बात मैंने आपको पीछे बताई थी। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है, P01, और P01 जो होता है प्योर वेपर प्रेशर हो जाएगा। इन्होंने लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 एट सेम टेम्परेचर। ये ध्यान रखना कि अगर मैं किसी भी चीज के आगे नॉट लगा देती हूँ तो वो चीज प्योर अपने आप बन जाती है। फिर अगला हो जाएगा डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। डेल्टन का लॉ क्या है पार्शियल प्रेशर का, है ओवर द सॉल्यूशन द टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, ये टोटल प्रेशर है ओवर द सॉल्यूशन इन फेज इन द कंटेनर विल द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, वो कहीं ना कहीं इक्वल होगा सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द दूसरे के जो भी प्रेशर लग रहा है उसके, और जो पार्शियल प्रेशर जो टोटल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, x1 हो जाएगा P01 हो जाएगा प्लस x2 हो जाएगा P02 हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि P1 का जो फॉर्मूला होता है, नॉर्मली हमें से अगर किसी भी मान लो सॉल्यूट का ही प्रेशर पूछ ले तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा करके निकाल सकती हूँ। और अगर मान लो मैं से P2, हमेशा ध्यान रखना कि मैं यहाँ पे किसको ले रही हूँ, एज अ सॉल्वेंट को ले रही हूँ, तो इस तरीके से मैं ये भी निकाल सकती हूँ कि एक तो मेरा मोल फ्रैक्शन ले लिया उसी जो भी हमारा सॉल्यूट था उसी का, और साथ में उसी का जो हमारा पार्शियल प्रेशर था उसी को ले लिया, और साथ में जो दूसरा वाला हो जाता है P2 x2 P2, इस तरीके से हम दूसरा भी कर लेंगे। फिर आगे 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट दे रखा है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट। ये वही कहते हैं कि जो हमारा वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट करता है और रिलेट करेगा। तो ये ध्यान रखना कि मोल फ्रैक्शन किसी भी हम एक कंपोनेंट का लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम टोटल कंपोनेंट या फिर टोटल सॉल्यूशन का ले रहे होंगे, हम कहीं ना कहीं एक कंपोनेंट का लेंगे। अब वो वही बताते हैं कि हम मेनली किसका लेके चलते हैं, x2 का लेके चलते हैं। अब इनके हिसाब से x1 जो होगा वो आई थिंक इन्होंने सॉल्यूट ले रखा होगा, और x2 जो होगा वो कहीं ना कहीं सॉल्वेंट ले रखा होगा। अब ये वही बोलते हैं P total is P01 and the maximum value is P2 assuming that the component 1 is less volatile than the component 2 that is P01 हो जाएगा and P2 is this। अब ये बोला कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर है टोटल, अगर देखो ये वाला पहले ग्राफ समझो, इस ग्राफ से आपको ये लाइन अपने आप समझ आएगी। तो नॉर्मली मैं देखूं कि मैंने यहाँ पे इनिशियली ये समझो कि हमारा पूरा डायग्राम है, इनिशियली मैंने क्या करा कि जो मेरा x2 मेरे पास एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, मान लो कि मेरा सॉल्यूट का अमाउंट यानी मेरे जो पूरा सॉल्यूशन था उसमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट किसका प्रेजेंट है, सॉल्यूट का, और सॉल्वेंट एकदम नेग्लिजिबल है। तो और फिर बाद में जब ये चेंज हो जाता है, चेंज होने का मतलब ये है कि जब मतलब जो मेरा सॉल्यूट था वो पूरा मेरे सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो गया, तो सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो गया 0, और सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा। तो जब सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो मेरा पार्शियल प्रेशर पहले कम था लेकिन अब क्या हो चुका, एनहेंस हो चुका। ऐसे ही मैं इस केस में देखूं कि जब मेरा सॉल्यूट का अमाउंट 0 था और जब मेरा सॉल्वेंट जो था उसका मतलब मैक्सिमम अमाउंट था, फिर थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखती हूँ कि जो मेरा सॉल्वेंट है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है और जो सॉल्यूट है वो धीरे धीरे बन रहा है। तो जो मेरा पहले सॉल्वेंट था उससे तो अब मेरा पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और ऑल ओवर इन दोनों ग्राफ का नेट मैं बना दूं तो ये क्या बन जाएगा, P total इज इक्वल टू P1 प्लस में P2, जैसे कि यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन करा है। तो ये बात ध्यान रखना कि किस तरीके से हम डिफरेंस करते हैं और किस तरीके से अपना आंसर निकालेंगे, कि मतलब पहले अगर बाद में कभी भी सॉल्यूट जाके फॉर्म हो रही है तो उसका प्रेशर क्या होगा, घटेगा, लेकिन अगर वही चीज बाद में जाकर के सॉल्वेंट फॉर्म करिए तो प्रेशर बढ़ेगा। यही चीज ये लिखते हैं कि P01 और P2 के लिए हम किस तरीके से डिफरेंट करते हैं। मेन ये इस डायग्राम में ही आप लोगों को दिक्कत होती है, तो वो भी मैंने बता दिया। और ये डायग्राम आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, फिर ये वही कहते हैं कि इसको 1 लिया इसको 0 लिया, जो कि मैंने आपको थ्योरी मतलब अभी बता दिया। इफ y1 and y2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 1 and 2 रिस्पेक्टिवली इन द वेपर फेज देन द डेल्टा लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब ये वही कहते हैं कि अगर मान लो कि हमारा नॉर्मली एक प्रेशर है दैट इज P1 है और y1 है। अब मैंने डेल्टन लॉ के बारे में पढ़ा, मैंने हेनरी लॉ के बारे में पढ़ा। अब ये कहते हैं कि अगर मान लो मेरा 1 और 2 दोनों ही किस अमाउंट में प्रेजेंट है, अपने वेपर फेज के अंदर प्रेजेंट है, जब भी कंडीशन दे दे कि लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है लेकिन प्रेजेंट इन वेपर फेज दे दे, तो हम डेल्टन लॉ का यूज करेंगे। तो डेल्टन लॉ का ये कहता है कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपके जो भी आपका यहाँ पे दे रखा है दैट इज योर y1 मल्टीप्लाई बाय P total। यहाँ पे y1 जो है वो किसके लिए मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के लिए मेंशन कर रहे हैं। बस ये ध्यान रखना कि जब भी आपको डेल्टन लॉ का ऐसे बोले कि वेपर प्रेशर वाला भी आंसर फाइंड करना है, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हमारा प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन के, और मल्टीप्लाई बाय क्या चला जाएगा, P total चला जाएगा। फिर अगला हो जाएगा रोल्स लॉ हो जाएगा, द स्पेशल केस ऑफ द हेनरी लॉ। देखो अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया कि दोनों जो है वो एक तरीके से एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है। ये क्वेश्चन अभी तक तो बोर्ड में आया नहीं है लेकिन आने के चांसेस है कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ कहते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ द वॉलेटाइल कंपोनेंट इन द गिवन सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस। यानी कि अगर मैं रॉल्स लॉ लगाऊं तो ये कहता है कि जो हमारा प्रेशर है वो
जो भी हमारा इनिशियल प्रेशर वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो भी हमारा इनिशियल का मोल फ्रैक्शन था और जो भी प्योर फॉर्म में था वो चीज हो जाएगा। इन द सॉल्यूशन ऑफ द गैस इन लिक्विड वन ऑफ द कंपोनेंट इज सो वॉलेटाइल, यानी एक कंपोनेंट जो है वो तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, दैट इट एग्जिस्ट एज अ गैस एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द सॉल्युबिलिटी इज गिवन बाय द हेनरी लॉ विच स्टेट दैट। अब जो हमारा सॉल्युबिलिटी का मतलब नेचर होता है वो तो ये हेनरी लॉ बताता है। अब देखो डिफरेंस कहाँ पे हुआ, ये चीज एक दूसरे से अलग कैसे हुई, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या देखने को मिलता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट और गैस is directly proportional to the mole fraction in the solution. Only the proportionality constant case differ from P naught 1. Thus, Rolle's law become a special case of Henry law. जो Rolle's law है वो कहीं ना कहीं एक स्पेशल केस बन चुका है किसका, हेनरी लॉ का, in which KH becomes equal to P naught. अब ये क्या कहता है वो समझो, ये कहता है कि अगर मैं यहाँ पे रॉल्स लॉ की बात करूँ, हेनरी लॉ की बात करूँ, तो यहाँ पे रॉल्स लॉ है वो तो ये फॉर्मूला करता है और ये कहता है कि जो हमारा हेनरी लॉ है ये दोनों जो है वो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हमने यहाँ पे हेनरी लॉ को कांस्टेंट ले लिया, उसमें ये कांस्टेंट नहीं लिया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा KH होगा वो डायरेक्टली हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, कांस्टेंट के। मैं यहाँ पे KH को एज अ कांस्टेंट भी लिख सकती हूँ, और अगर एक बार मैंने कांस्टेंट लिख दिया तो ये जो फॉर्मूला अब बन जाएगा उसको मैं हेनरी लॉ तो पहले भी कह रही थी लेकिन अब इसको मैं रॉल्स लॉ भी कह दूंगी। तो ये सिर्फ डिफरेंस है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने KH यानी अपने कांस्टेंट की वजह से फिर हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड का किस तरीके से लिक्विड पे प्रेशर पड़ेगा वो समझो। मान लो हमने एक प्योर सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर हम सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं और जैसे सॉलिड को डिसॉल्व करा वैसे ही हमने क्या कर दिया, इस कंटेनर को बंद कर दिया। अब कंटेनर को नॉर्मली जब मेरे पास यहाँ पे ऐसे समझो कि जब मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं था, एक ऐसा मैं बताती हूँ, देखो जैसे मान लो ये हमारा कंटेनर दे रखा है। अब नॉर्मली क्या करा, मैंने एक सॉल्वेंट को ले लिया, किसको लिया, प्योर सॉल्वेंट को लिया, प्योर सॉल्वेंट को एक कंटेनर के अंदर डाल दिया, एक पानी ले लिया। अब उस पानी को मैंने ऊपर से पूरा ढक दिया, ढकने के बाद जो भी इसके वेपर बन रहे होंगे, अब वेपर तो अंदर ही अंदर बनेंगे ना, तो वेपर बन रहे होंगे तो जा करके वॉल से टकराएंगे और जितने भी वेपर बन रहे होंगे वो किसके बन रहे होंगे, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है तो वाटर के ही बन रहे होंगे। अब क्या हुआ कि इसके अंदर मैंने एक चम्मच जो है वो सॉलिड डाल दिया, तो अब वेपर जो होंगे वो दोनों के ही फॉर्म हो रहे होंगे। और अगर मैं पहले वाले वेपर मतलब अगर मान लो पहले 10 वेपर फॉर्म हो रहे थे, तो अब वही वेपर जो होगा वो करीब 2 या 3 वेपर ही फॉर्म कर रहे होंगे, क्योंकि अब सरफेस पे क्या हो गया, जो हमारा बाकी का मॉलिक्यूल था, जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल था वो एंटर कर गया, और सॉल्यूट के अंदर तो टेंडेंसी होती नहीं है इवेपोरेट करने के लिए, इसलिए हमारा जो वेपर प्रेशर होगा वो इस केस में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। The vapor pressure of the solution is solely from the solvent alone. This vapor pressure of the solution at the given temperature is found to be lower than the vapor pressure of the pure solvent at the same temperature. ये वही प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में बोल रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया, वही चीज लिखी हुई है। द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब ये यहाँ पे जो सॉल्यूट यहाँ पे सरफेस पे ही है, ऊपर नहीं मूव कर रहा है, तो ये कैसा हो गया, नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, वी फॉर वॉलेटाइल, वी फॉर कितना वो वेपर का फॉर्मेशन करता है। तो अब वो किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा, नॉन वॉलेटाइल की तरह, यानी ऊपर तो मूव नहीं कर रहा ना हमारा सॉल्यूट। तो वही बोलते हैं कि प्रेशर में डिक्रीज आया भी है तो उस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से आया, ना कि किसी और की वजह से। ये कहते हैं कि रॉल्स लॉ हो जाएगा, जनरल फॉर्म कैन बी stated as for any solution the partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to mole fraction। अब ये वही बोलते हैं कि वेपर प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। फिर मूव ऑन करेंगे, फिर हम बोले लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा कैन बी क्लासिफाइड इनटू आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। अब देखो ये वाली जो बात है वो जो ऊपर मैंने अभी आपको 2-3 फॉर्मूला बताया, उसी पे ये वाली बात इन्होंने लिखा है, रॉल्स लॉ पे ही बेस्ड है कि जो हमारा वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो आपके किसके, मोल वाले फ्रैक्शन के। वही चीज इन्होंने लिखा हुआ है। फिर ये कहते हैं आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन, आइडल जो है वो नॉन आइडल सॉल्यूशन से किस तरीके से डिफरेंस है। तो देखो इतना बड़ा डिफरेंस जो है वो मैंने अगेन इसे एकदम छोटे से में लिखा, और ऐसा लिखा है कि आप इसे डायरेक्टली अगर बोर्ड में भी लिखा हो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट कहते हैं सॉल्यूशन फॉलो रॉल्स लॉ एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, की मतलब आइडल सॉल्यूशन होता है कि जो कि किसी भी हालत में रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, वो भी किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी प्रेशर पे। लेकिन जो नॉन आइडल होता है वो तो ऐसा नहीं करता है कि जो रॉल्स लॉ को माने किसी भी टेम्परेचर या किसी भी प्रेशर पे। अब इसमें क्या हो जाएगा कि जो आइडल होता है उसमें एक बीच में बॉन्ड था और बीबी के बीच में बॉन्ड था। मान लो कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, अब 2 मॉलिक्यूल है तो वो आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो इसलिए मैंने किसका बॉन्ड बना रखा है, ए का बना रखा है और बीबी का बना रखा है, और जब रिएक्शन हो गया तो वो आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये वही बोलता है कि जो हमारा पहले मतलब जितना फोर्स ए के बीच में था या बीबी के बीच में था, वो ए बी के बीच में भी वही फोर्स रहेगा। और जो ये नॉन आइडल सॉल्यूशन है वो कहता है कि ए के बीच में जो फोर्स है या बीबी के बीच में जो फोर्स है वो कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके, ए बी वाले फोर्स के। लेकिन अगर मैं देखूं तो अभी तक मेरे को 100% आइडल सॉल्यूशन जो है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल पाया है। हम मेनली
जो रिएक्शन वगैरह भी करते हैं वो नॉन आइडल के साथ करते हैं, क्योंकि प्रेशर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, कोई फिक्स तो नहीं रहेगा और सेम भी नहीं रहेगा। फिर अगला हो जाएगा एंथैल्पी चेंज, और एंथैल्पी चेंज हो जाएगा, इसका एंथैल्पी चेंज जो होता है कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा, यानी डेल्टा एच इसके अंदर जीरो हो जाएगा, और इसका एंथैल्पी चेंज इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो भी कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो होगा वो सेम ही रहेगा। जब फोर्स सेम रहेगा तो वॉल्यूम भी सेम ही रहेगा, रिएक्शन उतना ही हो रहा होगा, और इस वाले में जो वॉल्यूम मिक्सचर हो जाएगा वो कहीं ना कहीं इज नॉट इक्वल टू जीरो है। फिर अगला वेपर प्रेशर सेम एज कंपोनेंट हो जाएगा, वेपर प्रेशर जो कि कंपोनेंट है वही इसका भी वेपर प्रेशर हो जाएगा। वेपर प्रेशर जो होता है इस केस में डिफरेंट हो जाएगा। इसमें टोलीन है और बेंजीन है, इसके एग्जांपल इसका हेक्सेन और एनेप्टेन, आप और एग्जांपल भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे दो ही लिखे हैं। फिर यहाँ पे वाटर हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा, आपका क्लोरोफॉर्म CCl4 हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, और इथेनॉल हो जाएगा। ये मेन डिफरेंस है आपके किसके बीच में, आइडल सॉल्यूशन और नॉन आइडल सॉल्यूशन के बीच में। अब इन्होंने यही पैराग्राफ बहुत बड़ा सा दे रखा है, आप पढ़ना हो तो पढ़ लेना, और नहीं भी पढ़ोगे तो मैंने जो पॉइंट लिखा हुआ है वो वैसे भी कवर ही है उसके अंदर। अब हम पढ़ेंगे दो चीज का डेविएशन इसी नॉन आइडल सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन और आपका नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन ये कहता है कि अगर मान लो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से समझो, देखो पॉजिटिव अगर जहां भी लिखा हुआ है तो पॉजिटिव से ये चीज समझ सकते हो कि जो भी चीज हो रही है वो बाद में हो रही है। पॉजिटिव मतलब बढ़ना, पॉजिटिव का मतलब तो यही होता है ना कि किसी चीज का बढ़ना, तो वो चीज बढ़ जाएगी। मतलब ये होगा नॉर्मली कि अगर मान लो कि जो हमारा ये देखो यहाँ इसके सेकंड पॉइंट से मैं आपको बताती हूँ कि अगर मान लो मेरे पास ए और बी था, वो कहीं ना कहीं देखो इनिशियली मैं देखूँ तो मेरे पास ए के बीच में बॉन्ड होगा या फिर बी के बीच में बॉन्ड होगा, और जब रिएक्शन हो जाएगा तो ए बी के बीच में बॉन्ड हो जाएगा। तो ये जो ए बी वाला मॉलिक्यूल होगा वो कहीं ना कहीं जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा हो थोड़ा सा वीकर बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, और जबकि ए वाला मॉलिक्यूल या बी वाला मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो इसको तोड़ना मुश्किल था। लेकिन ये बार वाला मॉलिक्यूल जो होता है वो वीकर बॉन्ड फॉर्म करता है। और पॉजिटिव डेविएशन के केस में, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन का पी फॉर पॉजिटिव डेविएशन होता है और पी फॉर क्या होता है, प्रेशर होता है। यानी मैं चाहती हूँ कि पॉजिटिव डेविएशन अगर बढ़े तो मेरा प्रेशर भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, उसी चीज पे बेस है, तो प्रेशर क्या करेगा इसमें, इंक्रीज करेगा। फिर ये कहता है कि डेल्टा एच मिक्स जो होता है, मतलब इसके केस में जो होता है वो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। फिर अगला हो जाएगा वेपर प्रेशर, इस केस में क्या हो जाता है, लो हो जाएगा। फिर इन्होंने ए बी इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्गर देन द ए एंड बी बी, डेल्टा एच मिक्स डेल्टा बी मिक्स इज ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा हमारी ही कंडीशन के ऊपर। फिर इन्होंने बोला ईजी हो जाएगा। अब पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल दे रखा है, नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल दे रखा है। आप ऐसे समझो कि हमारा जो ना सॉल्यूशन था वो क्या था, पहले एक चीज से बना हुआ था और दूसरी चीज से बना हुआ था, अब ये दोनों जुड़ गए। अब जुड़ने के बाद ये प्रेशर मतलब ये कस के एक दूसरे को पकड़ भी सकते हैं या फिर एकदम आसानी से छोड़ भी सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा। अगर वो छोड़ देते हैं, है ना, ऐसे करके प्रेशर लगा करके छोड़ देते हैं तो उसे हम कह देंगे पॉजिटिव डेविएशन, और अगर नहीं छोड़ते हैं, ऐसे करके पकड़ के ही रखते हैं और इवन स्ट्रॉन्ग पकड़ लेते हैं जब वो सिंगल थे उसके कंपेरिजन में, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, नेगेटिव डेविएशन कह देते हैं। फिर आगे मूव ऑन करेंगे। फिर अगला हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ द टू कंपोनेंट सिस्टम एज अ फंक्शन कंपोजिशन हो जाएगा सॉल्यूशन, ये दैट पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का इन्होंने मेनली डायग्राम बनाया है। पॉजिटिव डेविएशन मैंने आपको पढ़ाया है, नेगेटिव डेविएशन भी पढ़ाया हुआ और ये डायग्राम भी आगे समझाया था। बिल्कुल ऐसे ही ये वाला डायग्राम भी आपको समझना है, और समझना है तो कमेंट में मेंशन कर देना। वैसे कॉन्सेप्ट जो है वो इस डायग्राम का और इससे पिछले वाले डायग्राम का बिल्कुल सेम है। मिक्सचर ऑफ द इथेनॉल एंड एसीटोन बिहेव इन दिस मैनर हो जाएगा। इन प्योर इथेनॉल मॉलिक्यूल आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन एडिंग एसीटोन हो जाएगा, इट्स मॉलिक्यूल गेट इन बिटवीन द होस्ट मॉलिक्यूल एंड ब्रेक सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम। अब ये कहते हैं कि हमारे पास दो मिक्सचर है, एक समझो इथेनॉल है और दूसरा कौन सा हो जाएगा, एसीटोन हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में अगर मैं देखूं इथेनॉल और किसके बीच में, एसीटोन के बीच में, तो एसीटोन के अंदर कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इथेनॉल के अंदर जो होता है वो मेनली किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये वहीं लिखे हुए हैं कि इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो ये नॉर्मली इसके पास क्या था, इथेनॉल के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एसीटोन के पास वो था डाइपोल डाइपोल था। तो अब जो होगा, अगर मान लो ये दोनों बॉन्ड भी फॉर्म कर रहे तो इसका जो इथेनॉल था उसका तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, और हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया तो ये वीक बन गया, और वीक बन गया तो ये फिर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो। तो ऐसे ही जो हमारा इथेनॉल होगा उसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो था पहले वो तो अब कमजोर हो गया ना, क्योंकि उसने अब एसीटोन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो ये किसका एग्जांपल होगा, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल होगा। ऐसे ही हम फिनॉल और एनिलीन के बारे में बात करते हैं कि जो फिनॉल है उसके अंदर कैसी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और एनिलीन के अंदर भी कैसे बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है दोनों के अंदर। अब ये नेगेटिव डेविएशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है और जो पॉजिटिव डेविएशन लिखा हुआ है वो तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब नेगेटिव डेविएशन के अंदर क्या होगा कि मान लो हमारे पास नॉर्मली फिनॉल था और एनिलीन था। आपको पता है कि फिनॉल के अंदर जो होता है वो क्या कैसा बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। और एनिलीन का भी जो हमने चैप्टर पढ़ा था, अमीन वाला चैप्टर, उसके अंदर भी कैसा बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो ये अगर आपस में भी बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करे होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करे होंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा तो इसका जो बॉन्ड होगा वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो कौन सा डेविएशन हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। ऐसे ही हम जब एक और मिक्सचर की बात करते हैं जिसमें हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके एसीटोन और साथ में जो आपका क्लोरो
फॉर्म है उसकी। तो इस वाले में भी जो पहले अगर मैं देखूं तो इसमें कौन सा बॉन्ड था आपके एसीटोन में, डाइपोल डाइपोल था, और इसके अंदर जो था वो नॉर्मली एक बॉन्ड था दैट इज और हाइड्रोकार्बन वाला बॉन्ड। लेकिन अब ये दोनों मिलकर के क्या बॉन्ड फॉर्म करे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करे दैट इज और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसलिए मैं इसको क्या कह दूंगी, नेगेटिव बॉन्डिंग कह दूंगी। फिर ऐसे ही मैं एजियोट्रॉप्स की बात करती हूँ। तो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे लिक्विड ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रॉप्स विच आर बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ये वही कहते हैं कि जो हमारा एजियोट्रॉप होता है वो किस तरीके से डिफरेंट होगा। तो एजियोट्रॉप इस तरीके से डिफरेंस होगा कि जो एजियोट्रॉप होता है उसके अंदर हमारी दो कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे एजियोट्रॉप्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें हम दो तरीके के एजियोट्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो एजियोट्रॉप ऐसा लिक्विड होता है जिसमें अब देखो एजियोट्रॉप में मतलब मैं कुछ भी चेंज कर दूं, चाहे मैं उसमें लिक्विड, चाहे मैं उसमें सॉलिड डालूं, चाहे मैं उसमें गैस डाल दूं, लेकिन मेरा जो सॉल्यूशन था उसका कंसेंट्रेशन इस तरीके से मेंटेन होगा कि वो अपने अंदर कुछ भी चेंज नहीं करेगा। और मैं उसे चाहे बॉईल कर रही हूँ, चाहे मैं उसे ठंडा कर रही हूँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा जैसा सॉल्यूशन नॉर्मली था वो उसी कंडीशन में प्रेजेंट होगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप कहते हैं। तो एजियोट्रॉप जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, दैट इज योर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड योर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है उसका प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। ये ध्यान रखना है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मतलब प्रेशर कैसे रिलेट करेगा। तो जिसका कम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है उसका प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा, जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट उसका प्रेशर क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। ऐसे जिसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है उसका जो प्रेशर होगा वो लो होगा। यही चीज इन्होंने मेंशन करा। और इन दोनों के जो एग्जांपल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वाटर और HNO3 मैंने ले रखा है और यहाँ पे वाटर और इथेनॉल ले रखा है। इसी के साथ हम आगे मूव करेंगे। फिर हम देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मास। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है पहले डिफाइन पढ़ेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। ऑल दिस प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट particles irrespective of their nature relative to the total number of the particle present in the solution. Such properties are called the colligative properties। यानी एक ऐसी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड करती है किसके ऊपर, मेनली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगी कि मेरा सॉल्यूट का एक पार्टिकल है या दो पार्टिकल है, चार पार्टिकल है, उस पर डिपेंड करती है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। यानी वो नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करेगी, इस पे नहीं डिपेंड करेगी कि मेरा सॉल्यूट जो है उसका साइज कैसा है, वो किस चीज से बना है, कितने देर में डिसॉल्व होगा, इन सब चीजों पे नहीं, वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। फिर ये कहते हैं रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जो कि रिलेट करेगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वही होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के डिफाइन एग्जाम में ना याद आए तो आप ऐसे करके लिख सकते हो कि जो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो एक ऐसी चीज है जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इररिस्पेक्टिव रहेगा आपके जो भी मतलब बाकी का कुछ भी चेंज कर लो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ आपके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा होगा। आगे मूव ऑन करेंगे। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसे कौन कौन सी चीज है जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं। तो इन्होंने लिखा है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो ध्यान रखना अगर ये क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में कि वेपर प्रेशर क्या डिपेंड करती है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, तो लिख के आओगे आप नहीं डिपेंड करती। क्या आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड करती है, तो हाँ ये डिपेंड करेगी आपकी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो होता है ये 100% डिपेंड करती है। अब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या कहता है, रॉड्स एस्टैब्लिश। अब यहाँ पे थोड़ा सा रॉड्स लॉ भी लगेगा जो कि आपके आइडल गैस सॉल्यूशन पे बेस्ड था। दैट द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल एंड इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ देयर आइडेंटिटी। वही सेम डिफाइन लिखी हुई है जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की लिखी हुई थी। इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर तो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ। इसमें जो मैंने स्टार्ट मार्क करा आप उसी फॉर्मूला को पढ़ना, पूरे डेरिवेशन आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसमें होता यह है कि जो भी हमारा ये वाली जो चीज है जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो पूरी आपकी इक्वल है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो ध्यान रखना कि आपका जो लेफ्ट वाला जो भी दे रखा है दैट इज और चेंज इन प्रेशर दे रखा है, या फिर जो आपका प्योर वेपर प्रेशर दे रखा है, ये चीज फिर आपको फाइंड करनी होगी। अगर इन्होंने पूछा कि फाइंड द वेपर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो आप ये चीज फाइंड कर लेना। और यहाँ पे अगर चेंज लिखा है तो फिर उसी तरीके से आप इसे माइनस करोगे। और ध्यान रखना कि अगर आप माइनस भी कर रहे हो तो आप दोनों साइड सॉल्वेंट का ही ले रहे हो, एक चीज आप प्योर सॉल्वेंट का ले रहे हो और एक चीज आप नॉर्मल सॉल्वेंट का ले रहे हो। इस तरीके से हम X2 के साथ करेंगे। फिर आगे मूव ऑन करेंगे। यही फॉर्मूला इन्होंने लिखा हुआ है। अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था X2 लिखा हुआ है, X2 जो है वो आपका मोल फ्रैक्शन है और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हम आगे भी पढ़ चुके हैं, दैट इज और N2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय N1 हो जाएगा। N2 जो होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, N1 प्लस में मतलब N2 by N1 लिखा हुआ है, तो N2 को हम खोल सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल जो होता है किसके इक्वल हो जाएगा, W2 by M2 हो जाएगा। और इधर से क्या हो जाएगा, W1 by ऊपर चढ़ के क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा। इस हिसाब से हम कर सकते हैं। फिर आगे मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में अगेन कि क्या बॉइलिंग पॉइंट आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो नहीं है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो फिर क्या है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आपका आंसर आएगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी जितना बॉइलिंग पॉइंट है उससे मैं अपना
बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दूं, दैट इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। यानी अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ तो वेपर प्रेशर तो बढ़ेगा, इट बॉइल्स एट द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी अगर मैं किसी भी चीज को गर्म कर रही हूँ तो उस केस में जो मेरा वेपर प्रेशर होगा वो मेरा मतलब जो भी मेरा मतलब जिस चीज को मैं गर्म कर रही हूँ उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जस्ट इक्वल हो जाएगा और इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा। इसी चीज को हम क्या कह देते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। इस तरीके से जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा उस सॉल्यूशन का वो हमेशा से ज्यादा ही होगा जो हमारा प्योर सॉल्वेंट होगा उसके कंपैरिजन में, इन विच द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर, जिसके अंदर मैंने सॉल्यूशन को क्या करा हुआ है, प्रिपेयर कर रखा है। फिर ये कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल पे भी, और जो चीज सॉल्यूट पार्टिकल के मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है मैंने आपको ऊपर भी पढ़ के बताया था, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कहते हैं कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है एक सॉल्यूशन है, तो हमेशा ध्यान रखना कि सॉल्यूशन जो होता है, अभी के लिए सिर्फ ये याद कर लो, ये क्वेश्चन आ सकता है कि बोर्ड में कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। अभी सॉल्यूशन अगर देखो सॉल्वेंट में तो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल है, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर आपके सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, और जब दो पार्टिकल मिल रहे हैं तो आपका जो फोर्स होगा वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब फोर्स बढ़ जाएगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, और तेजी से बढ़ेगा। जब दो चीजें होती है तो फोर्स क्या लगता है, ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर एक ही चीज है तो वो फोर्स कम लगेगा। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वो आपका एक ही चीज वाला है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। और नीचे यहाँ पे इन्होंने बस चेंज को बताया कि आपका इनिशियल वाला जो बॉइलिंग पॉइंट था प्योर कंडीशन में, और एक जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका दूसरे कंडीशन में प्रेजेंट हो जाएगा, फिर डेल्टा टी भी हो जाएगा इक्वल्स टू के भी हो जाएगा एम के साथ। फिर यहाँ पे लिखा है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये ध्यान रखना कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको आप मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कह देते हो या फिर इबोलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कह देते हो। तो इसी के साथ फिर आगे बढ़ेंगे। फिर आगे यहाँ पे ये लोग लिखते हैं कि जैसे कि हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो भी एक तरीके का आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फिर ये कहते हैं कि द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कॉजेज अ लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। वी नो दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस द सॉलिड फेज is dynamic equilibrium with the liquid phase, thus the freezing point of the substance may be defined as the temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase। तो मतलब अब फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो किस तरीके से डिफरेंट है, हम जो अभी हमने पीछे पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो भी बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट की तरह है। इवन मैं तो ये बात कहूंगी आप लोगों से कि अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट, ये एक चीज समझो कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझो हमेशा प्रेशर के, और जो प्रेशर के ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझो आपके जो भी बॉइलिंग पॉइंट है उसको। मतलब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये तो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा और इधर प्रेशर हो जाएगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट है। फिर यहाँ पे ये बात लिखते हैं कि जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट था उसमें तो क्या हुआ, डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन होने की वजह से इसमें भी ये ध्यान रखना कि जो आपका सॉल्यूशन होगा उसी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू आपका सॉल्वेंट। अब आप ये सोचोगे कि डिप्रेशन और एलिवेशन जैसा वर्ड इन्होंने क्यों यूज करा, तो एलिवेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपका सॉल्यूशन है, मतलब जो बाद में पहले तो इनिशियली वो सॉल्वेंट था, फिर मैंने उसमें सॉल्यूट भी डाल दिया तो सॉल्यूशन बन गया, तो आपका जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, बढ़ा है, तो इसलिए मैं ऐसे क्या कह रही हूँ, एलिवेशन कह रही हूँ। फिर ऐसे ही मैं फिर आगे मूव करूंगी, इसलिए मैंने इसको एलिवेशन कह दिया। फिर सिमिलरली मैं इसी तरीके से आगे बढ़ूंगी, तो इसमें डिप्रेशन क्यों कहा, क्योंकि जो मेरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एक्चुअल जो बाद में जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट था वो कम हो गया, जो इनिशियल वाला था वो ज्यादा था। तो ये चीज इसकी वजह से कि मतलब जब हमारा देखो जो हमारा फाइनल वाली चीज है वो अगर कम हो रही है, यानी जो सॉल्यूशन की चीज है वो अगर कम हो रही है तो उसे डिप्रेशन ही कहूंगी, और उस वाले में वही चीज जो थी वो फाइनल वाली चीज जो थी वो बढ़ रही थी, तो इसलिए मैंने उसमें क्या कह दिया कि एलिवेशन हो गया। यही डिफरेंस होता है। और अभी मैं इसके डिफरेंस में अगर आपको दिखाऊं तो डेल्टा टीवी जो होगा वो कहीं ना कहीं किसके इक्वल हो जाएगा, आपके टी बी माइनस में बी नॉट। इसमें क्योंकि ये देखो ना यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, बाद में जाके बढ़ा तो ज्यादा में से मैं कम को माइनस करूंगी, इसलिए मैंने ये करा। लेकिन फ्रीजिंग के केस में क्योंकि डिप्रेशन हुआ है तो उसमें से मैं प्योर वाला जो चीज होगा उसको मैं पहले रखूंगी और जो मेरा इम्प्योर वाली चीज होगा उसको मैं बाद में रखूंगी। इसी को मैं क्या कह देती हूँ, डाइल्यूट वाला सॉल्यूशन कह दूंगी। फिर जो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है सॉलिड का और लिक्विड का, फिर अगला हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड फेज हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड फेज। तो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट के ही एक केस में आ जाता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट, जिसमें आप ये कहते हो कि वेपर प्रेशर जो लिक्विड फेज का होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सॉलिड फेज के इक्वल हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट, जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट के कांस्टेंट को इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट कहते थे, वैसे ही हम फ्रीजिंग पॉइंट के कांस्टेंट को क्या कह देंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कह देंगे। फिर इन्होंने बोला है, अगर देखो आपको ट्रिक से याद करना है क्योंकि नाम में हमेशा कंफ्यूजन होता है कि इबुलोस्कोपिक किसका था और कैरियोस्कोपिक किसका था, तो ध्यान रखना बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, तो बी के बाद सी आता है, लेकिन हम
हमें सी वाला कांस्टेंट नहीं लेना, हमें कौन सा लेना है, ई वाला कांस्टेंट लेना है। तो ऐसे करके याद कर सकते हो BCE के कॉन्सेप्ट से। यहाँ पे इसका डायरेक्टली इन्होंने फॉर्मूला लिखा है जिसमें मोलैलिटी जैसे आपको बॉइलिंग पॉइंट में लिखा था बिल्कुल वैसे लिखा है कि ऊपर जो होगा वो आपका, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के, तो ऊपर जो मोल्स लिखेंगे हम किसके लिख रहे होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के लिख रहे होंगे, और नीचे की तरफ जो भी इसका मोलैलिटी का फॉर्मूला हो जाता है। अब इन्होंने डेल्टा TF का जो फॉर्मूला था वो KF मल्टीप्लाई बाय क्या था, यहाँ पे जो KF मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी था, तो मोलैलिटी था तो यहाँ पे फिर मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख दिया, फिर डेल्टा TF, मतलब इस तरीके से इन्होंने, अब ये पूरा एक एक स्टेप मत याद करना, सिर्फ लास्ट वाले फॉर्मूला को याद कर लेना, वो वही आपका सही होगा। और ध्यान रखना कि डेल्टा TF में डिप्रेशन हुआ है, तो डिप्रेशन हुआ है तो बॉइलिंग पॉइंट में जिस तरीके से आपने माइनस करा था वैसा माइनस नहीं होगा, इसके अपोजिट वाला माइनस होगा। अब ये KF और KB है, ये वाले जो दोनों फॉर्मूले है वो मेनली आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, ऐसे नॉर्मल सब एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बोर्ड में तो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें मेनली वही लिखा हुआ है कि जो आपका रिडबर्ग कांस्टेंट होता है यहाँ पे M1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट था उसी का, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे था उसी का स्क्वायर कर दो, 1000 कर दो, और चेंज इन डेल्टा H फ्यूजन कर दो। सिमिलरली ऐसे ही वेपर प्रेशर के साथ करेंगे, आगे मूव करेंगे। फिर आगे जब हम मूव करते हैं तो हम देखेंगे, अब पढ़ेंगे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। तो ये देखो, इस डायग्राम से पहले समझते हैं कि मान लो कि हमारा ये क्या था, पूरा का पूरा ये सॉल्वेंट था, ठीक है, मतलब ये जो बड़ा सा ब्लू ब्लू सा दिख रहा है उसे हम सॉल्वेंट कह देंगे, और जो ये पिपेट टाइप सा जो चीज ले रखा है उसके अंदर क्या चीज भरी हुई थी, सॉल्यूशन भरी हुई थी। अब क्या होता है कि मैं इसको, मतलब पिपेट को मैं ऊपर से यहाँ से प्रेस करती हूँ, ये इस वाले पूरे पिपेट को नहीं, मतलब पिपेट के अंदर जो चीज है उसको मैं प्रेस करती हूँ, प्रेस करूंगी तो जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा वो कहाँ पे मूव करेगा, बाहर की तरफ मूव करेगा। तो जैसे ही सॉल्यूशन बाहर की तरफ मूव करेगा तो जो भी हमारे अब सॉल्यूट के पार्टिकल थे वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो मैंने यहाँ पे पिपेट लगाया उसमें यहाँ पे कौन सा वाला मेम्ब्रेन यहाँ पे ये लोग यूज कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं आपका सेमी परमेबल वाला मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ पे जो है वो सेमी परमेबल वाला मेम्ब्रेन यूज करें ताकि मेरा जो भी चीज है वो कहीं ना कहीं फिल्टर होके आ रहा हो। चाहे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करो, चाहे आप कुछ और चीज भी यूज कर सकते हो, सिलोफेन पेपर यूज कर सकते हो, सेलुलोज यूज कर सकते हो, कुछ भी इस तरीके से, मतलब जो भी हमारा अंदर क्या होगा कि जो हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल थे वो अंदर रह जाएंगे, और जो सॉल्वेंट के पार्टिकल थे थोड़े बहुत वो कहाँ पे आ जाएंगे, बाहर। इसी को हम क्या कहते हैं, ओस्मोसिस कह देते हैं। और कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे वो भी मतलब इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप समझ सकते हो कि मान लो हमारे पास दो सॉल्यूशन है, तो हमेशा मूवमेंट जो होगी वो जहाँ पे ज्यादा सॉल्वेंट होगा वहां से कम सॉल्वेंट की तरफ होगी, जहाँ पे कम कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन का, कम कंसंट्रेशन, इस सॉल्यूशन से मतलब है कि जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कम है, तो जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है वहां पे मूवमेंट होगा, और हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक पे होगा, और लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर पे होगा। और ये बात बिल्कुल जानना कि हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक मतलब किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट करते हैं, ये भी अभी हम आगे पढ़ रहे होंगे। फिर इन्होंने बोला हुआ है, तो अगर आपको इन दोनों टर्म में दिक्कत है तो आगे ही अब आपको समझ आएगा। यहाँ पे देखो, ये पैराग्राफ तो वैसे इजी है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है, श्रिवल वाले पॉइंट पे आती है। तो श्रिवल का मतलब क्या होता है, जब कोई सी भी चीज सूख जाती है और सूखने के बाद क्या होता है वो पानी को खो देती है, तो वही वाली चीज लिखा है कि जब हम वो आम के अचार को सुखाते हैं तो इस तरीके से ही ये कहीं ना कहीं डील कर रहा होता है। फिर इन्होंने लिखा है wilted flower revive when placed in the fresh water, blood cell collapse when suspended in the saline water, etc. If you look into the processes we find one thing common in all। अगर हम इस वाले processes के अंदर देखें तो हमें सब चीज में क्या कॉमन दिखेगा, all these substances are bound by the मेम्ब्रेन के जितने भी सब्सटेंसेस है वो सारे के सारे किससे बंध रखे हैं, आपके मेम्ब्रेन से बंध रखे हैं। तो ये तरीके से फिर हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे पिग का ब्लैडर हम यूज कर रहे हैं, या फिर हम यहाँ पे सिलोफेन भी यूज कर रहे हैं। फिर आगे मूव ऑन करेंगे कि मतलब ओस्मोसिस, अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स आपको लिखे होंगे, दैट इज योर ओस्मोसिस लिखा होगा आपके लिए, यहाँ पे ओस्मोटिक प्रेशर लिखा होगा। तो ओस्मोसिस जो होता है वो ओस्मोटिक प्रेशर से किस तरीके से डिफर करता है वो समझो, पहले हम डिफाइन है उसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे। ये कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू द लो सॉल्वेंट अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओस्मोटिक, तो ये वही ओस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि जब हमारा मूवमेंट हो रहा होता है किसका, सॉल्वेंट वाले मॉलिक्यूल का, वो भी कहाँ से, मतलब साइड से किसकी तरफ होगा, फ्रॉम हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन से कहाँ की तरफ होगा, लो सॉल्वेंट की तरफ। तो उसी को हम क्या कह देते हैं, आपका ओस्मोसिस कह देंगे। लेकिन ओस्मोटिक प्रेशर क्या है और ये ओस्मोसिस से किस तरीके से डिफरेंट है वो पढ़ेंगे। द प्रेशर अप्लाइड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड सच दैट नो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, यानी कि जब मैं प्रेशर अप्लाई करती हूँ अपोजिट साइड पे, अब देखो ये वाला डायग्राम है ना, उससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा कि मान लो कि हमारे यहाँ पे प्रेशर ऑफ ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और यहाँ पे प्रेशर जो है वो दूसरा, मतलब एक ATM प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, उसके अलावा मैं एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रही हूँ, दैट इज पाई वाला प्रेशर। अब मैंने ये चीज यहाँ पे अप्लाई की, अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि मान लो एक साइड सॉल्यूशन था, एक साइड सॉल्वेंट था। अब जो सॉल्यूशन है उसके अंदर तो सॉल्यूट के पार्टिकल भी प्रेजेंट होंगे, और जो सॉल्वेंट है उसके अंदर तो सॉल्यूट के पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होंगे, तो इसलिए इसका मूवमेंट जो होगा वो कहाँ से, यहाँ से
सॉल्यूशन से कभी भी सॉल्वेंट की तरफ तो जाएगा नहीं। तो इसके लिए मैंने क्या करा कि एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करा। अब एक्स्ट्रा प्रेशर इस तरीके से अप्लाई करा कि मेरा सॉल्यूट पार्टिकल है जो कि वो आगे मूव नहीं कर पाएगा। मतलब इन्होंने लिखा ना फ्लो ऑफ द लिक्विड सच दैट नो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, यानी कि जो मेरा सॉल्यूट का पार्टिकल है वो आगे नहीं मूव कर पाएगा। अब अभी हम रिवर्स ऑस्मोसिस भी पढ़ेंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस का कंसेप्ट किस तरीके से लीड करेगा। यहाँ से पढ़ते हैं, बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन एज शोन इन द फिगर द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, यानी नॉर्मली प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, इसी को हम ऑस्मोसिस कह देते हैं। द फ्लो विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन, तब तक ये फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों तरफ क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम हम अटेन ना कर ले। फिर ये कहते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, दिस प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट, यानी एक ऐसा प्रेशर जो कि मतलब जो नॉर्मली फ्लो हो रहा था लिक्विड का, वो उस चीज को अगर वो चीज स्टॉप कर रही है तो उसी को हम क्या कह देते हैं, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कह देते हैं। यानी बिल्कुल मूवमेंट बंद सी हो गई है, हल्की फुल्की हो रही है लेकिन बिल्कुल ऐसा बाहर से देखने पे लगता है कि जो हमारी मूवमेंट है वो बिल्कुल बंद सी हो गई है। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो हम देख रहे होंगे यहाँ पे जैसे कि इन्होंने मेंशन करा है, यहाँ पे मेंशन करा है the osmotic pressure of the solution is the excess pressure that must be applied to the solution to prevent osmosis, यानी osmotic pressure जो होता है किसी भी solution का एक ऐसा pressure है जो कि हम apply कर रहे होते हैं जब हम osmosis को prevent करें to stop the passage of solvent molecule through the semi permeable membrane into the solution. This is illustrated. Osmotic pressure is a colligative property as it depend on the number of solute molecule and not on the identity, यानी osmotic pressure जो होता है वो mainly depend ही किस पे करता है, आपके solute के molecule पे। यही चीज इन्होंने लिखी है। और semi permeable membrane को कैसे यूज करेंगे वो लिखते हैं। फिर ये लिखते हैं प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके जो कंसंट्रेशन होगा किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का, उसके बिल्कुल ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज पाई इज इक्वल टू CRT हो जाएगा। और C जो है वो हमारा यहाँ पे किसको शो करता है, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यही चीज जो है वो आपके कंसंट्रेशन के बारे में बताएगी। फिर इसके आगे मूव करेंगे, फिर हम देखते हैं कि आगे की तरफ जाएंगे तो हमें क्या दिखाई देता है कि द टेक्निक, अब देखो यहाँ पे ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने यहाँ पे मार्क करी है, द टेक्निक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर बायोमोलिक्यूल्स एज दे हैव जनरली नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड पॉलीमर्स हैव पुअर सॉल्युबिलिटी। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर की जो टेक्निक होता है वो मेनली हम किसके लिए लगाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो उतने ज्यादा स्टेबल तो होते नहीं है और मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो इधर उधर फिर वो मूवमेंट भी शो करते हैं। अब चलो एक डिफरेंस समझते हैं किसके बीच में, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इसकी डिफाइन पढ़ेंगे। तो आइसोटोनिक तो सबको पता होता है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है। हाइपोटोनिक क्या होता है, हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन, यानी जब हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। और हाइपरटोनिक क्या होता है, हैव मोर ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन, लिखा हुआ ना हाइपर। हाइपर का मतलब क्या होगा, जब ज्यादा होगा हमारा कंसंट्रेशन। तो अब देखो एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक्सोस्मोसिस में मेनली क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है। अब देखो मान के चलो कि हमारा ये सेल था, अब सेल था और बाहर जो है वो कोई सा सॉल्यूशन ले रखा है। तो अगर मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, अगर मेरा सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा होंगे तो जो मेरा सेल होगा उसका जितना भी वाटर था वो बाहर की तरफ मूव करेगा और जो सेल होगा वो मेरा क्या बन जाएगा, एकदम टर्जिट टाइप सा सेल बन जाएगा। मतलब एक बार जब रिएक्शन हो जाएगी तो एकदम टर्जिट सा बन जाएगा। और टर्जिट सा बन जाएगा, इसी को हम क्या कह देंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन था बाहर की तरफ, वो चीज हमें क्या देखने को मिली, जो बाहर की तरफ सॉल्यूशन था वो आपका कैसा था, हाइपोटोनिक था या हाइपरटोनिक, वो था हाइपरटोनिक, क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन क्या था, ज्यादा था। और हमेशा मूवमेंट कहां से होते, कम कंसंट्रेशन से किसी तरफ होगी, ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ। इसी वजह से हम यहाँ पे ये डील करेंगे। फिर अगला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि जब हमारा जो बाहर सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कम है, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो बाहर है उसके कम है, लेकिन जो हमारा सेल है उसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है। और जो हमारा सेल है अगर उसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, ये जो मेनली जो हमारा बाहर से, मतलब ये देखो कि अगर ऐसा हुआ कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल है वो बाहर की तरफ कम है और अंदर की तरफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है, तो मूवमेंट क्या होगी, बाहर से अंदर की तरफ होगी। दैट इज कि जो हमारा सेल है वो और भी ज्यादा फूल जाएगा तो एकदम मतलब बैलून जैसा फूल जाएगा। तो उसी को हम क्या कह देंगे, हाइपोटोनिक का सॉल्यूशन कह देंगे। फिर इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है। फिर आगे मूव करेंगे, हाइपोटोनिक इन्होंने वही सेल के एग्जांपल से बताया जो कि मैंने अभी आपको बताया था। फिर ये कहते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर ये कहते हैं द फिनोमेना मेंशन्ड इन द बिगिनिंग एट द सेक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस, के बेसिस पे हमने बताया है। फिर ये वही कहते हैं कि एक रॉ मैंगो प्लेस्ड इन द कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। अब ये रॉ मैंगो में बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो कि मैंने अभी आपको हाइपोटोनिक के बारे में बताया है। और यहाँ पे ये फिर कंसंट्रेशन, मतलब अभी इन्होंने परसेंटेज भी दे दिया, कॉन्सेप्ट वही सेम है। पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट ऑन सॉल्टी फूड एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन इन टिश्यू सेल्स एंड इंटरसेलुलर
स्पेसिस बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस, यानी कि वही कहते हैं कि जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं उसमें भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट लगता है, हाइपोटोनिक या फिर हाइपरटोनिक वाला। आप कमेंट में बताओ कि हाइपोटोनिक लगेगा उनके अंदर या फिर हाइपरटोनिक लगेगा। फिर अगला ये हो जाता है कि और अगर ज्यादा नमक खाओ तो फिर उनकी बॉडी क्या हो जाती है, स्वेलिंग होने लगती है, और स्वेलिंग होने लगती है और ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एडिमा कह देते हैं। ध्यान रखना एडिमा में और एनॉक्सिया, एस्फिक्सिया और डेथ, इन सब चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना, ये दोनों चीज अलग है। एडिमा जो होता है वो मेनली सॉल्ट की वजह से होता है, बच्चे हमेशा गलत करके आते हैं। वो एडिमा में बिल्कुल कॉन्सेप्ट वो जो माउंटेन वाला कॉन्सेप्ट हमने आगे पढ़ा था वो लिख के आते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। फिर अगला रिवर्स ऑस्मोसिस है। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा कि मूवमेंट जो होगी वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स, जो डायरेक्शन मतलब जिस तरीके से मूव करना चाहिए था अब वो उसकी बिल्कुल अपोजिट मूव कर रहा होगा। और वो अपोजिट कैसे मूव कर रहा होगा, इफ द प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन साइड था उस पर मैं मतलब जितना नॉर्मली एटमोस्फेरिक प्रेशर था उससे भी ज्यादा अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूं, तो जब मैं उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूंगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो मेरा डायरेक्शन ऑफ द मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर था, मतलब मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट था, वो उसका डायरेक्शन जो होगा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। पहले नॉर्मल क्या हो रहा था कि फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ मतलब मूवमेंट हो रहा था, इनिशियली ऐसा हो रहा था, लेकिन जब जैसे ही मैंने ज्यादा प्रेशर अप्लाई करा तो ये मूवमेंट जो होगा वो अपोजिट हो गया, और ये अब मूवमेंट कहाँ की तरफ करेगा, सॉल्ट वाटर से। अब तो चलो इस वाले पे फर्स्ट पॉइंट लिख देते हैं, इस वाले पे सेकंड, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बस ये ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर इसमें लगाएंगे, लगाते तो हम उस वाले में भी जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर था उसमें भी, बट इतना प्रेशर नहीं लगाया कि उसका मूवमेंट वो इतना प्रेशर लगाया कि मूवमेंट बिल्कुल रुक सी जाए, तो वो चीज था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर अगला हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डीसैलिनेशन ऑफ सी। डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर के अंदर हम मेनली यूज कर रहे होते हैं। फिर अगला इन्होंने लिखा है एक और एग्जांपल देते हुए कि सेलुलोज एसीटेट जो होता है वो परमेबल हो जाता है टू द वाटर बट इम्परमेबल टू द impurities and ions present in the sea water. These days many countries use desalination plants हो जाएगा to meet their potable। अब ये उसी के यूज बता रहे हैं कि किस तरीके से हम जैसे कि सिलोफेन पेपर वगैरह यूज करते हैं वैसे ही हम सेलुलोज एसीटेट का भी हम यूज कर सकते हैं। फिर आगे देखेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब ये है कि मान लो कि हमारा मतलब ऐसा हुआ कि हमने दो मॉलिक्यूल लिए, अब ये जो दो मॉलिक्यूल लिए इसका कुछ मॉलिक्यूलर मास होगा और इसका कुछ मॉलिक्यूलर मास होगा। अब देखो अब इन दोनों मॉलिक्यूल मतलब ये जो दो हमारे पास सब्सटेंस थे या फिर दो मान लो एक सॉल्यूशन ही है एक सॉल्यूट ही है, अब इन दोनों को मिला दिया तो पहले जो इनके बीच में प्रेशर था वो कुछ और था, पहले इनका मॉलिक्यूलर मास कुछ और था रिएक्शन से पहले, लेकिन जैसे ही इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो अब ये एक तो रिएक्शन भी अलग शो कर रहे हैं, इनका मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो गया, कम हो गया। कम कैसे हुआ कि ये दोनों अब अटैच हो गए, तो पहले ये इतनी जगह में आ रहे थे लेकिन अब ये कितनी जगह में आएगी, सिर्फ इतनी जगह में। तो पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया कि मतलब जैसे मैंने सोचा था कि ये मिलने के बाद भी वैसे रहेंगे लेकिन वैसे नहीं रहे, वो बिल्कुल चेंज हो गए। तो यही चीज है ये जो बताती है आयनिक वाला कि मतलब रिएक्शन होने के बाद वो चीज जुड़ भी सकती है और टूट भी सकती है। अगर वो जुड़ रही है तो उसी को हम क्या कह देंगे, एसोसिएशन कह देंगे, और जुड़ने के बाद वो और छोटे मॉलिक्यूल में टूट रही है तो उसी को हम क्या कह देंगे, डिसोसिएशन कह देंगे। तो यही सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बीच में। अब इसमें ये जो जितने भी पॉइंट लिखे हैं यहाँ से ये वाली लाइन, नाउ इफ वी डिड नॉट नो अबाउट द डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन, यहाँ से सारी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कुड बी लेड टू कंक्लूड दैट मास ऑफ 2 मोल पार्टिकल इज इतना एंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ केसीएल इतना। मैंने कहा ना दो सब्सटेंस हमने लिया, अब उन दोनों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। व्हेन देयर इज अ dissociation of the solute into ions, the experimentally determined molar mass is always lower than the true value। और जब मैंने उन दोनों को जो मतलब दोनों को इकट्ठा लेके आई तो वो मॉलिक्यूल टूट गया, और जब मॉलिक्यूल टूटा तो एक चेंज मेरे को देखने को मिला कि जो उसका अब मतलब जो मिलने के बाद जो उसका मॉलिक्यूलर मास था वो हमेशा कम होगा जो भी उसकी एक्चुअल वैल्यू थी जितनी की मैंने एज्यूम की थी। वही चीज है यहाँ पे कि जैसे मैंने एसिटिक एसिड लिया, दो मॉलिक्यूल ले लिया, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर ये डिसोशिएट, इसमें तो खैर एसोसिएट हो रहा है लेकिन अगर डिसोशिएट हो जाता तो उसका मोलर मास क्या होता, कम होता कि ज्यादा होता, ट्रू वैल्यू से वो कम ही होता। फिर इन्होंने बोला है कि ऐसे डायमर बन जाता है किसका, बेंजीन का, ड्यू टू ऐसे दो मॉलिक्यूल ऑफ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस नॉर्मली हैपन ड्यू टू लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर मान लो नॉर्मली एक बेंजीन का अपने आप फॉर्मेशन हो जाता है जब मैं के दो मॉलिक्यूल को ले लेती हूँ यहाँ पे, जैसे कि इन्होंने ले रखा है यहाँ पे, जब मैं दो मॉलिक्यूल ऑफ किसको ले लेती हूँ, एसिटिक एसिड को ले लेती हूँ, ऐसे करके मैं एसिटिक एसिड के साथ इसने क्या बना दिया, एक पूरा रिंग का फॉर्मेशन कर लिया, बेंजीन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हो किसकी वजह से रहा है, मेन रीजन क्या है इसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इन्होंने तो मेनली इथेनोइक एसिड का एक्सप्लेन करा है लेकिन बेंजीन का भी बिल्कुल इथेनोइक एसिड के साथ ही कंसेप्ट इन्होंने कनेक्ट करके बताया कि कैसे होता है और क्यों होता है, इसका मेन रीजन क्या है, लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इसका मेन रीजन चला जाएगा। फिर आगे मूव ऑन करेंगे कि जो मोलर मास होता है दैट इज आइदर लोअर और हायर देन द एक्सपेक्टेड और नॉर्मल इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। यानी कि जब एक बार ये समझो कि जब एक बार रिएक्शन हो गई तो उसके बाद जो मतलब मेरा प्रोडक्ट बना उसका मोलर मास या तो ज्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है, उससे
कोई मैटर नहीं करेगा, बस मेन मोटो ये होना चाहिए कि हमारा मोलर मास जो होगा वो बदलेगा, और वो बदल इसलिए रहा है क्योंकि कुछ बॉन्ड जो होंगे वो नए फॉर्म हो रहे हैं और जो पुराने वाले बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं टूट रहे होंगे, इस हिसाब से हम कर सकते हैं। फिर अगला हो जाएगा डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन जो है वो मेनली देखो, डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों अलग चीज है, इसलिए इसका फॉर्मूला भी अलग चीज है। वैसे अगर मैं एनसीईआरटी के टर्म्स में देखूं तो इन्होंने थोड़ा सा हार्ड फॉर्मूला दे रखा है, लेकिन अगर आप ऐसे याद करोगे तो आपको आसान से याद हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है, अल्फा ले रखा है, और यहाँ पे जो आई जो होता है आपका आयन के लिए यहाँ पे यूज करते हो तो आई -1 ले रखा है और n-1 ले रखा है। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल। ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा, और इससे आपके 1.5 मार्क्स का या फिर 2 मार्क्स का बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। फिर अगला एसोसिएशन की मैं बात करूं तो एसोसिएशन में बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बस 1 n का जो नॉर्मली डिसोसिएशन में था उसका 1/n कर दो। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कुछ फॉर्मूला और लगाया, दैट इज योर नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को भी अपने टाइम में फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं था, और मैं सच बताऊं तो मैंने बोर्ड जब मैं देने गई थी तब भी ये फॉर्मूला याद नहीं था, और इस पे मेनली क्वेश्चन भी नहीं आते। आप जो ये 2 फॉर्मूला मैंने बताया यही आप सीख लो तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये मेनली क्वेश्चन भी आते हैं तो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, तो तब तक याद कर लेना, अभी जल्दीबाजी में याद करने की जरूरत नहीं है। फिर अगला हो जाएगा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड बाय अज्यूमिंग दैट द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज नाइदर एसोसिएटेड नॉट डिसोसिएटेड। अब ये यही कहते हैं कि जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हम ऐसे समझते हैं कि यही था ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, चाहे मैं उसमें कुछ भी चीज डाल दूं लेकिन उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, और ये पहली बात किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, आर ऑब्टेन्ड बाय अज्यूमिंग द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज नाइदर एसोसिएटेड नॉट डिसोसिएटेड। इन केस ऑफ एसोसिएशन, आप देखो ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन का केस और थोड़ा सा डिटेल में बता रहे। डिसोसिएशन का केस हम ऊपर पढ़ चुके थे, अब एसोसिएशन में कहते हैं वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन यूनिटी, यानी आई की वैल्यू जो होगी एसोसिएशन के केस में 1 से क्या होने वाली है, छोटी होने वाली है, ठीक है, और डिसोसिएशन के केस में 1 से क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। अब देखो ये मैंने बात तो कह दी लेकिन मैंने यहाँ पे सिंबल जो लगाया वो गलत लगाया है। अब आप बताओ ये पहली कंडीशन एसोसिएशन है या फिर डिसोसिएशन। इन्होंने कहा है कि आई की वैल्यू जो होगी वो 1 से छोटी होगी, तो ये वाली कंडीशन मैंने किसके लिए बताई होगी, डिसोसिएशन के लिए। मैंने जानबूझ के ये सिंबल दूसरा लगाया था ताकि आप थोड़ा सा मतलब ये लेस देन और ग्रेटर देन में क्योंकि कंफ्यूजन होती है और बड़े तक भी होती है, तो ये थोड़ा सा समझो कि ग्रेटर देन और लेस देन में किस तरीके से कंफ्यूजन होगी। तो ये कम होगा देन, वाइल फॉर डिसोसिएशन इट इज ग्रेटर देन यूनिटी। ऐसे भी याद कर सकते हो कि डिसोसिएशन के लिए 1 से क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि जब कोई सा भी पार्टिकल टूटता है तो वो 2 टुकड़ों में टूटता है, और जब वो डिसोसिएट हो रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, बढ़ेंगे ही, बढ़ेंगे तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। और एसोसिएशन में क्या होता है कि जब 2 पार्टिकल जुड़ जाते हैं और जब जुड़ जाएंगे तो आई की वैल्यू 1 से छोटी होगी। ऐसे करके लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ आई एक्वस सॉल्यूशन इज क्लोज टू 2 while the value for इथेनोइक एसिड इन बेंजीन इज 0.5 हो जाएगा, जबकि बेंजीन के अंदर इसका कितना होता है 0.5 हो जाएगा। फिर इन्होंने बोला एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर आपको ये तो मेनली मैंने यहाँ पे आई यूज करा है, लेकिन अगर आपको यूज भी करना है तो हर जरूरी नहीं है हर केस में आप यूज करो। सबसे पहली पहचान तो आप आई के साथ ऐसे कर सकते हो कि अगर आई की वैल्यू मैं यहाँ पे ले रही हूँ तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट या फिर वॉलेटाइल जैसी अगर चीज आपके क्वेश्चन में मेंशन है ना, तो आपको 100% आई की वैल्यू का यूज नहीं करना है, और इसके अलावा अगर कोई सी भी चीज मेंशन है तो वहां पे आप आई का क्या कर रहे होगे, यूज कर रहे होगे। ये मेन एक डिफरेंस है, ये इन्होंने तीनों ही फॉर्मूले में ऐड करे, दैट इज और एलिवेशन में, डिप्रेशन में और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एडिशन में भी। फिर ये वही कहते हैं कि केसीएल हो जाएगा, एनएसीएल हो जाएगा, एमजीएसओ4 हो जाएगा। आई की वैल्यू जो होती है वो लगभग इन तीनों ही केसेस में लगभग 2 के इक्वल होती है। ये नहीं लिखा कि 2 ही होती है, लगभग इन्होंने भी माना है। एज अ सॉल्यूशन बिकम वेरी डाइल्यूट, क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है, और आई की वैल्यू K2SO4 के केस में 3 हो जाती है। इसका भी रीजन है, देखो अगर मान लो मैं नॉर्मली यहाँ पे अगर लिखूं साइड में कि हमारा 2-3 मॉलिक्यूल था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि अगर मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है, NaCl ले रखा है। यहाँ पे देखो अगर मैंने क्या चीज ले रखी है, NaCl ले रखी है, यहाँ पे KCl ले रखी है, और यहाँ पे मैंने K2SO4 ले रखा है। तो Na कैसे टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl में, यानी 2 मॉलिक्यूल बन गए। K कैसे टूटेगा, ये भी 2 मॉलिक्यूल में टूटेगा। और K2SO4 कैसे टूटेगा, यानी 2 K ले रखा है तो 2 ऐड करो, और SO4 का 1 मॉलिक्यूल ले रखा है तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि Al2SO4 में आपके कितने आई की वैल्यू क्या होगी, आपके वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, वो चीज आप कमेंट में बताओ। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और आपने खूब अच्छे से इस लेक्चर को समझा होगा। आपसे अब अगले ही लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और जो केमिकल काइनेटिक्स है वो करवा रही होंगी, और फिर उसके बाद हम आपका एकदम रिवीजन लेके आएंगे, जिसमें आपको पूरे चैप्टर मतलब पूरी एनसीईआरटी के ही वो पूरा लेक्चर मिल रहा होगा। वो भी उसके बाद ही हम मतलब जैसे वो खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम लेके आएंगे आपके लिए
करेंगे। जो भी हमारे जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है सारे चैप्टर से रिलेटेड वो करेंगे, जिसमें हम जितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जितने टाइप में बोर्ड में क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं पूरे 70 मार्क्स के अंदर, वो सारे क्वेश्चन करवाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।